एक बच्चा जो लगातार 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स फेल हो रहा है, चौथे अटेम्प्ट में वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर करता है, एंड दैट ईयर ही गेट्स इनटू डायनिक्स. इन हिज फिफ्थ अटेम्प्ट he again clears Indian Forest Service cutoff and gets all India rank 5 in Indian Forest Service. And consecutively third time in his sixth attempt, he again clears Indian Forest Service exam. But because already he is into Indian Forest Service, he gives the CSE exam for rank improvement, the result of which is still awaited. So over to you, Vidyanshu. Share your journey and your insights about the 180-degree transformation from failing 3 prelims back to back to clearing 3 forest service cutoffs back to back. Yes, Vidyanshu. Thank you, sir. Hello, all students. So I'm Vidyanshu Shekhar Jha, and presently I am in DANIX. So DANIX stands for Delhi and Andaman Nicobar Island Civil Service. Civil Service has around 20 different services. So लोगों को usually IS IPS पता होता है. There are around 20 services. So one of these is DANIX. And in December I joined Indian Forest Service. So in Civil Service exam 2022 I got selected. Or in 2023 I did not apply for Civil Service. I only applied for Indian Forest Service. So there I got 5th rank. And some of you might not be knowing, but both Civil Service and Indian Forest Service has common prelims. So during the application form, UPSC will ask you that the form you are applying for, is it for Civil Service or Forest or both? So I applied for both. And Forest ka cutoff is usually 15 to 20 marks more than Civil Service cutoff in prelims. So clearing Forest cutoff is a very big deal there. So thankfully, 3 बार I failed in prelims cutoff in Civil Service, but then every time I cleared even Forest cutoff. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, और दिस फॉरेस्ट सर्विस आई विल ज्वाइन इन दिसंबर. अभी लबासना होता है, वो अगस्त से होता है. सिंस आई वाज राइटिंग मेंस अगेन, तो वो सितंबर में मेंस था. सो आई कुड नॉट हैव जॉइन मेंस लबासना इन बिटवीन. तो वो फिर ऐसा होता है कि आइदर यू ज्वाइन लबासना इन अगस्त और देन यू ज्वाइन योर पेरेंट एकेडमी इन दिसंबर. सो देयर इज दिस इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून दैट आई विल ज्वाइन डायरेक्टली इन दिसंबर. So अभी आई एम इन डायनिक्स एंड माय लास्ट पोस्टिंग वाज एज ट्रेनी एसडीएम ऑफ ईस्ट दिल्ली. तो डायनिक्स में आप एसडीएम बनते हो, तो आई वाज देयर एज एसडीएम टिल जून जुलाई दिल्ली. ठीक है. और अब मैं बताता हूँ कि लाइक एज सर मेंशन्ड कि इन प्रीलिम्स आई फेल्ड 3 prelims in a row every time. First time by 2 marks, then 0.67, and then lastly by 1 marks. And by the time I was like कि there was this feeling of helplessness कि मैं मतलब कुछ भी कर लूँ, nothing is going to work. तो फिर मैंने क्या चेंजेस किए कि उसके बाद हर बार मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है. लाइक आई वाज टेलिंग यू कि फॉरेस्ट कट ऑफ इज मिनिमम 15-20 मार्क्स मोर देन सिविल सर्विस कट ऑफ. तो वो मैंने क्या क्या चेंजेस किए. और एक बात और कि इन दिस मीन वाइल मैं मेंस की तैयारी कर रहा था हर बार. सो द टाइम आई क्लियर्ड प्रीलिम्स आई गॉट सेलेक्टेड इनटू डायनिक्स. नेक्स्ट टाइम अगेन आई गॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स आई गॉट 5th रैंक इन फॉरेस्ट सर्विस. तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यूअस रखनी है कि जिस दिन प्री निकला आपका मेंस हो जाना चाहिए. मेरा दोनों बार एक जैसे ही प्रीलिम्स निकला सीधा सिलेक्शन हुआ है दोनों साल. तो वो आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रहनी चाहिए थ्रू आउट. ठीक है. अब आई विल शेयर माय स्क्रीन. आई हैव मेंशन्ड. तो हम लोग ऐसा करेंगे, फर्स्ट आई विल मेंशन व्हाट आई डिड इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में भी कोई इतना बुरा नहीं था, 1-2 नंबर से ही छूट रहा था. तो पास्ट में क्या किया, सो दैट इज बेसिस ऑफ माय प्रिपरेशन. देन मींस देन व्हाट चेंजेस आई मेड. ठीक है. तो ये फर्स्ट हो गया कि हमारे प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है. एंड 2024 को फिर कैसे अटेम्प्ट करना है, 2025 को क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, जो भी मैंने रिसेंट ट्रेंड देखे हैं वो डिस्कस कर लेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस 2024 paper, my learning from previous year question paper. So this session will be prelims specific, और फिर we will take Q&A. Also, before we start this session, I will have to make a disclosure कि देखो I am already a working officer. ठीक है. So we are not allowed to be part of any coaching institute or make any money. So this is just my initiative on freely on my side. I just used Sir's platform to reach out to other students to share my understanding about this exam, कि where I was failing, what all mistakes I did and correction. सो मैं सर से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ. आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू सर कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया सो दैट आई कुड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. मेरे को शुरू से था कि जो भी मैंने सीखा आई नीड टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. तो अदर कोचिंग के साथ भी मैंने ऐसे फ्रीली सेशन लिया कि वेयर आई हैव शेयर्ड माय इनसाइट्स. सर के साथ मेरा ये था कि दिस टाइम ड्यूरिंग मेंस सर मैंने अलग कोचिंग में भी एनरोल किया था, अलग अलग प्रोग्राम के लिए, ऐसे के लिए, जीएस के लिए. Jishan sir in his private capacity, in his individual capacity also helped me in essay for mains. तो वो मेरा और सर का association रहा. Rather besides that हमारा ऐसा कुछ है नहीं. So whatever I'm sharing is my independent thought. ठीक है. Yeah. So again, as Vidyanshu said,
Prelims के लिए Vidyanshu was never my student, but guys, the approach that you are going to learn from Vidyanshu is very much similar to what I teach to my students as part of Demolish Prelims. बहुत मजा आने वाला है. Stay hooked. ठीक है? Attention बटने मत देना. Yes, Vidyanshu. So देखो, first is this my approach till 2021. By the time I had failed 3 prelims till this exam 2021. So again, this approach is not wrong, but this is the basis of my preparation. So वही जो हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम एवरीवन डज, ठीक है. एंशियंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर आई वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है, नॉमिनली पढ़ लिया था बट आई वाज नॉट वेरी गुड. देन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, देन इन इकोनॉमिक्स में बेसिक नोट्स, सो यू पीपल कैन गो फॉर लाइक एक तो वो मृणाल सर वाला वेरी फेमस, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज नेसेसरी, सो आई ऑल्सो डिड दीज थिंग्स. Then in geography, NCERT 9 to 12. Environment again, I had some basic notes. Just to ठीक है, तो reiterate ये one कर thing, सकते हो सब लोग. just to reiterate this, जो लोग नए हम्म. नए ज्वाइन किए हैं, विद्यांशु is sharing his strategy till 2021, till when he was failing in prelims by small margins. इसके बाद विद्यांशु बताएगा कि उसने क्या चेंजेस किए थे that helped him clear prelims with good margins. Yes, विद्यांशु. ठीक है. सो लाइक वो जो लोगों का रहता है कि बेसिक मटेरियल क्या पढ़ा, तो मेरा भी माय बेसिक मटेरियल वेयर सिमिलर व्हाट एवरीबॉडी एल्स डज, ठीक है. सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू वांट कि दोस बेसिक नोट्स वेयर सेम, ठीक है. एंड देन आई डिड टेस्ट सीरीज फ्रॉम मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई डिड करंट अफेयर फ्रॉम मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट. एंड एक वो मेरे को था कि आई हैव टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चन, सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट बिटवीन 88 to 95 क्वेश्चन. दैट वाज माय बेसिक अप्रोच, ठीक है. एक वो दिमाग में था कि यार अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. सो दिस वाज माय अप्रोच टिल दैट टाइम कि मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोचिंग के करंट अफेयर, विजन वाला भी पढ़ लिया, बाजीराम वाला भी पढ़ लिया, इनसाइट वाला पढ़ लिया. दिमाग में ये था कि यार सब पढ़ लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, यू नो दैट थिंग. सो दिस वाज माय अप्रोच. फिर outcome, like I said, 2018 में I missed by 2 marks. Cut off in general category was 98. I got 96. Exact 98, 96.00. ठीक है. 2019 I did not appear. I had changed my optional, so I gave a year to prepare my optional. Then 2020 was very devastating. I was very sure that I will clear, and I missed by 0.67. 2021 again I missed by 1 marks. So there was this feeling of helplessness कि अब क्या करूं? You know, what can I change? So the changes that I made, or 2022, 2024, every time I have cleared by 20, 25, 30 marks. ठीक है. So first thing what I learned was that you cannot outsmart UPSC based on your knowledge. ठीक है. इतनी किसी की औकात नहीं है ना आपकी है ना मेरी, ये कोई नहीं कर सकता. मैं 2 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है, शायद अभी चौथी बार इंटरव्यू देने जाऊँ. और इस बार भी जब मैं प्री देने गया था तो मैंने मम्मी को बोला था कि मॉम प्लीज डोंट टेल एनीबडी आउटसाइड कि मेरा बेटा सिलेक्टेड ऑफिसर है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा फिर से प्री निकलेगा कि नहीं. ठीक है. यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये एग्जाम बहुत ग्रेट है, आप वहां पे ओवर स्मार्ट नहीं हो सकते. सो UPSC is mother of all exam and you have to humbly accept. But what you can do is you can try to understand UPSC's mindset. ठीक है, कि UPSC कैसा सोचती है, PYQ में क्या आया था, कौन से सोर्सेज आए थे, कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं. इससे आप थोड़ा UPSC के माइंडसेट को समझ सकते हो. एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द माइंडसेट तो प्रोबेबली यू विल डू लेस हॉरिबल देन अदर्स. और उसी का एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है. अदर पीपल विल डू score 80, 85. The moment you score 90, 95, 100, you will clear. So दूसरों से थोड़ा सा बेटर करना है. ठीक है. So try to understand UPSC जिससे कि आपको बस मार्जिनल इंप्रूवमेंट मिल जाए, कोई बहुत करना नहीं है. तो पहला मेरा था कि आई वॉज वेरी काम इन दी एग्जाम. 2022-23 आया, आई वॉज वेरी काम कि ठीक है. 22 का जब एग्जाम था आई वॉज लाइक ठीक है, लाइफ हैज एनीवे ब्रॉट मी टू द लोएस्ट पॉइंट पॉसिबल कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, प्री नहीं निकल रहा. सो इससे बुरा क्या हो सकता है. तो I was like, ठीक है, I am anyway at the bottom most point of my life. I don't have anything further to lose. I was very calm in the exam. और इवन अभी भी जब मैं गया तो I told myself कि I am already a selected officer. तो अगर मेरे को टफ लग रहा है तो बाकियों को भी टफ लगेगा. So there is no need to panic. ठीक है. तो बी काम इन एग्जाम, डोंट हैव अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन. लाइक आई सेड कि मैं भी एग्जाम में गया, आई टोल्ड माय मदर कि किसी को मम्मी बोलना मत कि मैं सेलेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा फिर से प्री क्लियर होगा कि नहीं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक तो ये एग्जाम आपके कंट्रोल में नहीं है, और सेकंड आपके कंट्रोल में क्या है, काम रहना. सेकंड जो मैंने चेंज किया कि एंशिएंट मिडिएवल मैंने बहुत अच्छे से किया. ठीक है. सो एंशिएंट मिडिएवल वाज वन पार्ट. हर साल एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर से 2, 4, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं. कभी कभी यू कैन हैव एज मेनी एज 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर. सो दिस पार्ट आई डिड वेरी डिलिजेंटली. अगर सारे नहीं भी बनेंगे तो 3-4 तो बन जाएंगे ना वर्स्ट केस में भी. सो वो आपको 3-4 क्वेश्चन का एज मिल जाएगा. ठीक है. लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म से लगभग लगभग श्योर है हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग
कि चलो स्पेक्ट्रम तो पढ़ ही रहे हैं, बट एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर आई डिड वेरी रिलीजियसली। दो Yeah. तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेकंड थिंग दैट आई डिड was mapping. Every year you can take it for granted कि almost 10 questions will come from mapping. So what all we have to do in mapping? First is geography. In geography, we have to do hills and river. It is first part. अब वो नहीं करना है कि ऑक्सफोर्ड की वो मोटी वाली एटलस ले ली लेके पूरे दुनिया का रटने बैठ गया। दैट इज नॉट स्मार्ट प्रिपरेशन, ठीक है। आपको पीवाईक्यू से सीखना है। सो वो ज्योग्राफी में हिल, रिवर और वर्ल्ड के रिवर, वर्ल्ड के प्लेट्यू, वर्ल्ड के माउंटेन, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इन्वायरमेंट का भी आपको मैपिंग करना है। सो रामसार साइट्स, ठीक है, जो भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, सो यू शुड नो कि वेयर इज दिस नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देयर आर मोर देन 500, सो दैट वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट जो न्यूज है उनको कर लेना है। सो यू शुड नो कि वेयर इज दिस नेशनल पार्क, is there any river passing through this national park, or if there is a Ramsar site, so which river feeds this Ramsar site, like that, which state it is in, अगर कोई important flora fauna है तो वो करना है। So this is also mapping. And third part is international relations. So again, you should be knowing places in news as well as previous year questions in mapping. ठीक है। सो मैपिंग का वो नहीं होना चाहिए कि अब ऑक्सफोर्ड का एटलस लेके आ गए, 200 पेज का रट लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वाज कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को मैंने बहुत अच्छे से किया, एंड दिस थिंग हेल्प मी इन मेंस एज वेल इन GS1 पेपर, ठीक है। एंड इनफैक्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक जीके का पेपर होता है, विच इज नथिंग बट GS1, 2, 3। बोथ द टाइम्स आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट पेपर बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन एंशिएंट एंड मिडिवल, ठीक है। तो उसने हर जगह मेरे को हेल्प किया। और नेक्स्ट थिंग है कि एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज अ न्यू थीम इन these days paper. So agriculture से 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। So I did basic agriculture. You can do it from anywhere. Another thing you can mention, I have not mentioned here, but please write it down. One thing is defense and security, and second thing is this sports, and third theme डिफेंस एंड सिक्योरिटी। या तो ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी और सेकंड हो गया स्पोर्ट्स, ये दोनों से यूपीएससी आजकल पूछ रही है। सो इन दोनों को थोड़ा कर लेना है अलग से। पास्ट ईयर में नहीं आ रहे थे बट आजकल आ रहे हैं। सो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज। जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, सो ऐसे मैंने कुछ कुछ। बस एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हाँ करेंगे। हाँ आप जैसे बोल रहे हो कि स्पोर्ट्स में हाँ 2023 का हाँ। पेपर वाज ओवर इंडेक्स्ड ऑन स्पोर्ट्स अवार्ड्स, चेस हम्म। ओलंपियाड पर मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे। 2024 में डिफेंस रिलेटेड मल्टीपल हम्म। क्वेश्चंस थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के ऊपर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज ऑपरेशन मित्र शक्ति के ऊपर क्वेश्चन था, ऑपरेशन सद्भावना के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस थे। सो गाइज ये दिस कवरेज वी आर हेल्पिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ग्रुप। PIB कवरेज हम आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। एंड द वे विद्यांशु सेड कि you have to focus on these areas because UPSC is focusing on these areas, right? Yes, Vidyanshu. सो लाइक ये एग्रीकल्चर से मान लो आप 2-4 क्वेश्चन आ गए एक बार, तो 2021 में इफ आई रिमेम्बर as many as around 10 questions came. It was I think 2020 or 2021, ठीक है। तो as many as 10 questions came from agriculture. तो एग्रीकल्चर, फिर स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब ऐसे एरिया जो लोग टिपिकली नहीं करते हैं। पीपल आर ऑफन हैप्पी विद, ठीक है, किसी कोचिंग का करंट कर लिया, एंशिएंट वो हिस्ट्री पॉलिटी करके खुश हो गया, बट यहाँ से एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, Okay, ठीक है। Vidyanshu, just a किसी moment, please. एक कोचिंग के टेस्ट। Let me just interrupt you for one time. This is important to be told. As always, our old friends from coaching institute have come back. एंड प्रीवियस सेशन में मुझे याद है उन्होंने ये मेंशन किया था कि सर एक दीज आर बेसिकली मेन, दिन भर वो मेन रहते हैं और शाम में लड़कियों वाला हैंडल लगाकर जूम में आ जाते हैं। पिछली बार बोला था कि सर यू हैव आस्क्ड मी फॉर फेवर्स, यू हैव टेकन मनी फ्रॉम मी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी भी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में दीज पीपल आर डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट्स और बोल रहे हैं कि इस तरह पेड कोर्स तो लॉन्च नहीं करोगे सर, आपने मेरे पैसे ले लिए सर, आपने मेरे पेरेंट्स को परेशान कर दिया एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। गाइज, you need to stop this, and it's an open challenge. If at all there is any genuine credibility in whatever you guys are telling, you can switch on the camera and speak on the camera. The recording is on, your audio and your face will be recorded. Speak whatever you want to speak, and I promise whatever you speak will go on YouTube unchanged. Okay, so guys, please don't pay attention to these distractions. Be singularly focused on the session because these people want to distract you. Don't get distracted. Yes, please, Vidyanshu. सो सेकेंडली, एक एक टेस्ट सीरीज को कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। सो 10-15 क्वेश्चन से कोचिंग वाले विल क्लेम कि ठीक है 20 क्वेश्चंस केम, 40 क्वेश्चंस केम फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। एग्जाम में रियलिस्टिकली इतना नहीं हो पाता, पर 10-15 में तो हेल्प मिल जाएगी। एंड
वी आर कंसर्न विथ ओनली इंक्रीजिंग आवर स्कोर फ्रॉम, आप में से कोई भी अभी बैठ जाए तो 80-85 स्कोर कर लेगा अगर थोड़ी प्रिपरेशन कर ले, बट कट ऑफ विल बी लेट्स से 90-95, तो वो 10-15 नंबर का मोस्टली गेम होता है। ठीक है, अगर मैं ना भी हेल्प करूं तो भी आप उतना कर लोगे 80-85, बट गेम इज अबाउट इंक्रीजिंग दैट एडिशनल 10-15 मार्क्स। तो किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज को कर लो। ठीक है, लाइक आई सेड कि आई वाजंट एसोसिएटेड विद सर और एनी अदर कोचिंग, सो मैं यहाँ किसी को एंडोर्स या कुछ नहीं करूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई डिड। ठीक है, सो किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज को कर लेना है एंड लिमिट योर करंट अफेयर। इन द पास्ट व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि मैं 3-4 कोचिंग की करंट अफेयर को कर रहा था ना, आई वाज थिंकिंग कि ठीक है ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो सब पढ़ लो तो हो जाएगा, बट द थिंग इज इफ यू डू 3-4 coaching test series, see UPSC for number one, UPSC will not ask question from other coaching test series, ठीक है, और देयर करंट अफेयर। अगर आप 3-4 कोचिंग के करंट अफेयर को कर लेते हो तो आपका ही बर्डन बढ़ेगा, यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज और रिवाइज दोज मेनी थिंग्स, एग्जाम में उतना रिकलेक्ट करना मुश्किल होगा, रादर यू फोकस ऑन वन, ठीक है, एंड डू इट मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चंस आर हार्डली गोइंग टू कम डायरेक्टली, बट द नॉलेज दैट यू विल गेन दैट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग अदर क्वेश्चंस। ठीक है, सो लिमिट योर सोर्सेज, एक टेस्ट सीरीज करो, अच्छे से करो, the experience that you will gain from there will help you in exam. Similarly, एक कोचिंग के करंट अफेयर को करो, अच्छे से करो, मल्टीपल टाइम्स करो, क्वेश्चंस विल नॉट कम डायरेक्टली। ठीक है, वो बहुत बार क्लेम आएगा कि दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज, दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम आवर करंट अफेयर मटेरियल, वो उतना नहीं आ पाता। ठीक है, कुछ आते होंगे, बहुत ज्यादा नहीं आते, बट द एक्सपीरियंस दैट यू गेन फ्रॉम देयर विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग आंसर्स। ठीक है, सो लिमिट करो, बट एक चीज को बार बार करो। नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई रिड्यूस्ड माय अटेम्प्ट। अब एक्चुअली 2022-23 में थोड़ा काफी फैक्चुअल वो था, काफी अजीब सा पेपर था, सो दिस थिंग वाज मोर वैलिड कि अभी 2024 में थोड़ा वो नॉलेज बेस्ड था, सो मे बी यू कैन इंक्रीज योर अटेम्प्ट, बट स्टिल जैसे मेरा मैंने यहाँ लिखा है कि आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 80 क्वेश्चंस, अगर 80 में आपका 25 भी रॉन्ग हो जाता है, 55 भी करेक्ट है, स्टिल यू आर 90 प्लस, इतने में हो जा रहा था इन 2 years। ठीक है, अभी तो 24 का थोड़ा फैक्चुअल आया था, सो व्हेन आई अटेम्प्टेड 84 इन 2024, बट लाइक 2023 का few people have seen that paper, one pair only, two pair only, बहुत weak पेपर था, so जी। so even that weak paper 80 questions will work। हम्म। And one change that I did कि in the past years I used to attempt like I was telling I was attempting 85 to 95 questions, so इतने क्वेश्चन तो आते नहीं है, so as we call in हिंदी की तुक्केबाजी, तुक्का मारते जाओ। तो मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, 90 समहाउ अटेम्प्ट करना है, 95 करना है। नाउ आई मेड अ कार्डिनल रूल कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा, आइदर आई नो दिस क्वेश्चन और विथ माय लॉजिक विथ माय एनालिसिस आई एम एबल टू रिड्यूस समथिंग। जहां पे मैंने 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, बस मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे को 75 अटेम्प्ट करना हो, चाहे 80 करना हो, बट मैं तुक्का नहीं मारूंगा। सो दिस वाज माय कार्डिनल रूल कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा। ठीक है, एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि, और दिस इज वन थिंग दैट सेपरेट्स दैट क्राउड फ्रॉम those who clear prelims and those who clear prelims and those who clear even prelims by 20-30 marks margin। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन इज द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम काफी दोस्त लोग मिलकर कर रहे थे, और लाइक आई सेड कि फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ इज अराउंड 15-20 मार्क्स मोर देन सिविल सर्विस कट ऑफ। सो बहुत बड़ी बात होती है फॉरेस्ट का प्रीलिम्स कट ऑफ निकालना। सो हम दोस्त लोग बात कर रहे थे और एकदम से बात उठा यार प्रीलिम्स का, तो बिकॉज ऑल वेयर प्रीलिम्स चैंपियन, सब लोग फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, सबने फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया। सो सबने यही बोला कि भाई हमने तो पीवाईक्यू पे ही सबसे ज्यादा जोर लगाया था। सो दिस वाज वन सिंगल डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि जो क्राउड प्रीलिम्स में फेल हो रही है और जो लोग क्राउड जो प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं, और उसमें भी अमंग दोज हु आर क्रीमी लेयर ऑफ प्रीलिम्स कि बहुत मार्जिन से क्लियर कर रहे हैं, कि सबने पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया था। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेन फॉर प्रीलिम्स, तो पहला तो आपको सोर्स एनालिसिस मैं भी दिखाऊंगा आपको कि लाइक कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है, कौन सा लक्ष्मीकांत से आ रहा है, सो फ्रॉम देयर यू विल अंडरस्टैंड कि विच ऑल बुक्स आर इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, सम क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड, ऐसा नहीं होगा कि 100 में 20-30 रिपीट हो जाए, बट 2-4 विल बी डायरेक्टली रिपीटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन कम रिपीट होंगे, बट व्हाट विल बी रिपीटेड इज थीम्स, कि चलो इस बार जो है वो रिवर के ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम रिवर के सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, थर्ड टाइम ये पूछ लेंगे कि विच रिवर इज ईस्टर्न फ्लोइंग एंड विच रिवर इज वेस्टर्न फ्लोइंग। सो दैट थीम अबाउट रिवर इज बीइंग रिपीटेड। ठीक है, अभी पूछ जस्ट लिया टू कि ऐड वन प्रेसिडेंट पॉइंट, के इलेक्शन में जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था 21 जून समर सॉल्स्टिस वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स आया है, रिसाइकल होकर। हाँ हाँ हाँ, सिमिलरली देयर आर राइट सर, अदर क्वेश्चंस एज वेल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाँ रिपीट हाँ, हो रहे हैं। हम्म। यस विद्यांशु। तो मैं मतलब सर यहाँ लोअर लिमिट पे भी रखा हूँ कि मतलब इवन इन द वर्स्ट केस सिनारियो 2-4-5 क्वेश्चन तो रिपीट फर्स्ट हो केस। जाएंगे एज इट यस इज, एंड यस। दे विल मेक द डिफरेंस।
डेफिनेटली इट डेफिनेटली। इज ओके टू नॉट नो मेनी अदर क्वेश्चन, बट अगर यहाँ पे ये जो 2 4 5 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, तब आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे, ठीक है। और देखो एक बात समझो, इन प्रीलिम्स कितने होते हैं, 15 लाख पीपल अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, एंड इन प्रीलिम्स 12 to 14,000 15,000 पीपल क्लियर। तो 15 लाख अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम में, और एट बेस्ट 13 14,000 क्लियर कर रहे हैं। सो प्रीलिम्स का ही सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 1%, ठीक है। तो प्रीलिम्स में 99% से ज्यादा क्राउड छट जा रही है। सो वहां पे यही सारे क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट कर देते कि कोई पीवाईक्यू से आया, अब 1% का ही होना है, सो दैट 1% हैज डन दैट पीवाईक्यू, उनका वो 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इट इज बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी वेग पूछती है, इट इज ओके नॉट टू आंसर दोस क्वेश्चंस, आई विल शो यू। बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया, देखा भी नहीं, बट ये सारे क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड या सिमिलर थीम इज बीइंग रिपीटेड। एक बार वो पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कैसे होता है, नेक्स्ट ईयर वो पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस स्टेट का ज्यादा शेयर है, ठीक है। सो दैट सेम थीम ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन विल हेल्प यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि 10-20 क्वेश्चन विल बी रिपीटेड फ्रॉम थीम्स, और ये भी मैं लोअर लिमिट पे लेके चल रहा हूँ, आई विल शो यू इन द पेपर कि कैसे थीम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली, और ये हम लोग अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स माइंडसेट, कि किस तरह के स्टेटमेंट राइट होते हैं, किस तरह के रॉन्ग होते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। सो अराउंड, जो मैंने नीचे लाल पेन से लिखा है कि दिस विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी अदर क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट समझ लो 50% क्वेश्चन में जो आपने यूपीएससी के जो माइंडसेट को समझना है वो आपको हेल्प करेगा। मैं ऐसा ऐसा आपको पेपर दिखाऊंगा कि पूरे पेज में 6 क्वेश्चन था, मुझे एक भी नहीं आता था एज सच डायरेक्टली, पर मेरे सारे 6 के 6 सही हो गए, बिकॉज आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड यूपीएससी माइंडसेट, ठीक है। मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी पीवाईक्यू से कि पेपर कैसा होता है, किस तरह से यूपीएससी पूछती है, तो वहां से मैंने सबको डिड्यूस कर लिया और मेरे सारे सही थे। सो वी विल दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट, आई विल शो यू द पेपर, ठीक है। Again, this is a very important thing that you are तो saying, Vidyanshu. Almost in every other question, हाँ मतलब roughly 50% क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, जहां पर आपको आपका हाँ माइंडसेट हाँ हेल्प करेगा, राइट? कॉल इट ट्रिक, कॉल इट हाँ एलिमिनेशन, हाँ, कॉल इट एनीथिंग राइट। एल्स, बट बेसिकली इट्स योर ऐसा नहीं माइंड। कि मे बी डायरेक्ट आंसर आ जाए, बट दिस माइंडसेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी राइट, और वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। यू नो, आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप 2 भी एलिमिनेट कर लो, तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन करेक्ट सडनली इंक्रीजेस अलॉट, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीधे सीधे सारे आंसर आ गए आप फोड़ दोगे एग्जाम में, बट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमें दूसरों से थोड़ा सा कम खराब करना है, ठीक है। इट विल हेल्प यू देयर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है कितना पीवाईक्यू करना है। सो 2023, अब तो 24 का भी पेपर हो गया, सो 2024 से 2013 दिस इज बेयर मिनिमम, ये सॉल्व करो आप, ठीक है। सेकेंडली, हिस्ट्री में इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री इफ पॉसिबल डू अप टू 1995, दैट इज नेक्स्ट थिंग। और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अदर 3 ऑप्शन थे वो भी क्यों रॉन्ग थे, उनके बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि यूपीएससी फिर वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर लेती है, जो बाकी 3 गलत ऑप्शन थे ना, यूपीएससी विल यूज दैट एज वेल, ठीक है। तो ऐसे पीवाईक्यू को करना है। और अब मैं आपको कुछ वो एग्जामिनर का माइंडसेट बताता हूँ, द थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, देन अगेन वी विल सी दिस इन द पेपर एज वेल। मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा ये कैसे अप्लाई। एक Guys, बात the पहले questions समझ will be लो। taken at the end. Your questions will be answered at the end. You can post your question in हाँ the हाँ chat box, लेकिन बात उस पर हम आखिरी में करेंगे. Yes, please. हाँ, अभी अप्रोच समझ लेते हैं, देन वी विल सी द पेपर एंड देन वी विल हैव द Q&A सेशन, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आपको समझना है कि इफ स्टेट इज वेरी ब्रॉड, ठीक है, कि लाइक सम मशरूम्स कैन बी पॉइजनस, तो ये बहुत ब्रॉड सा स्टेटमेंट है। और लेट्स से कि दिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विल हेल्प एलिवेट पॉवर्टी, तो ये बहुत ब्रॉड सा स्कीम स्टेटमेंट है या बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। और इफ देयर इज अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स अबाउट पॉजिटिव फीचर ऑफ अ गवर्नमेंट, और इफ स्टेटमेंट सेज दैट दिस कैन हैपन, दिस मे हैपन, सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर लाइकली टू बी करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली, इसी का मिरर इमेज की इफ अ स्टेटमेंट हैज वेरी नैरो स्कोप की ओनली दिस थिंग कैन डू इट एंड और दिस थिंग कैन नॉट हैपन, ठीक है, या बहुत नैरो स्कोप है या कांट ओनली या नेगेटिव कॉनोटेशन जैसे जैसे भी स्टेटमेंट का, सो दे आर लाइकली टू बी रॉन्ग। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म लाइकली बिकॉज ये 70-80% केस में हेल्प करेगा, नॉट ऑलवेज, एंड वी आर नॉट सपोज टू स्कोर 200, आपको बस 100 मार्क्स लाना है, ठीक है। सिमिलरली, अगर कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी बॉडी का नाम, की दिस थिंग वाज डन बाय यूएन, मिनिस्ट्री ऑफ environment does this thing, तो organization body, they are likely to be wrong most of the time, they are likely to be wrong, not always but mostly. सिमिलरली, ईयर का नाम, कहीं नंबर दिया है, कहीं वेग सा परसेंटेज दे दिया है, बहुत वेग सा कि 70, लाइक 2021 में था कि यूरेनियम एनरिचमेंट ऑफ 90% इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ नंबर, परसेंटेज, ईयर्स, दे आर लाइकली टू बी रॉन्ग, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस गिव्स फैक्चुअल डिस्क्रिशन टू द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर के
दिमाग से सोचो, examiner has to create a right sentence and a wrong sentence, and he is setting UPSC's question paper, so his credibility is also at stake, right? UPSC is most reputed organization, तो उसका ऐसा स्टेटमेंट बनाना है कि जो यूनिवर्सली सही होना चाहिए, यूनिवर्सली रॉन्ग होना चाहिए. So what examiner will do, examiner will pick up a statement which is known to be correct, और वहां पे नंबर चेंज कर देगा, कभी ईयर चेंज कर देगा, कभी बॉडी का नाम डाल देगा, या कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सली नोन थी, कहीं उसने एग्जामिनर ने पढ़ लिया कि देयर इज अ टॉक्सिक मशरूम. अब वी नो मशरूम एज अ एडिबल स्पीशीज, कि हम खाते हैं मशरूम. अब एग्जामिनर ने कहीं पढ़ लिया कि देयर इज अ पॉइजनस मशरूम, तो एग्जामिनर अब तो श्योर है कि एक तो पॉइजनस मशरूम था, तो वो क्वेश्चन डाल देगा कि ऑल मशरूम्स आर एडिबल और नन ऑफ द मशरूम स्पीशीज आर एडिबल. तो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो एग्जामिनर ऐसे ही फ्रेम करता है. उस बेचारे की भी मजबूरी है ना कि राइट उठा के उसको कहीं ना कहीं रॉन्ग देना है. सो राइट स्टेटमेंट को ही मैनिपुलेट करके रॉन्ग बनाते हैं. सिमिलरली कि अगर लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, अगेन डोंट वरी, मैं आपको पेपर में दिखाऊंगा ये सारा कैसा एप्लीकेबल है. सो अगर कहीं पे बहुत लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है तो वो सारे रॉन्ग होते हैं. जैसे यहाँ मैंने दिखाया कि एक स्टेटमेंट था, आगे एक कॉमा लगा, बट लगा, और फिर सेकंड स्टेटमेंट शुरू हो गया. सो व्हाट एग्जामिनर डिड कि एग्जामिनर पिक्ड अप अ फैक्ट, और उसके आगे उसने एक, उसे पता है कि दिस फैक्ट इज यूनिवर्सली करेक्ट, और उसके बाद उसने एक नेगेटिव फैक्ट घुसा दिया, और उसको वो कॉमा बट लगा करके उसने एक सेकंड स्टेटमेंट जोड़ दिया जो कि गलत था. सो बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इन सेम थिंग, सो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. सो these things I observed from previous year कि जहां भी दो दो अनरिलेटेड चीजों को एक स्टेटमेंट में घुसा रहे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली काफी बार यू विल सी कि देर इज अ क्वेश्चन एंड फोर डायरेक्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ दिस 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, देर आर फोर डायरेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सिंपल सा दूं कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, हैदराबाद, सी चेन्नई, 5 डी बैंगलोर, तो जो ऐसे चार डायरेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होता है वहां पे ना वी हैव टू strategies. Either you go for word matching, again I will show you this कि word matching कैसे करते हैं, and second option is odd one out. तो ये दो तरीका होता है जिससे कि आप ये दो डायरेक्ट वाले को करते हो. एक मिनट मुझे टाइम देना, रूम पे Yeah. Till Vidyanshu comes back, I am seeing a few more comments that have come in again with respect to the illusionary harassment, taking money, and I don't know what not. Again, guys, here everyone understand this. Everyone in this meeting understand this, that we are conducting this session for free of cost. विद्यांशु को कोई जरूरत नहीं है सेशन कंडक्ट करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है सेशन कंडक्ट करने की. एवरीथिंग इज फ्री, बट दिस लर्निंग्स आर इनवैल्यूएबल. जिन लोगों को प्रीलिम्स में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उन लोगों के लिए दिस इज इनवैल्यूएबल लर्निंग, राइट? एंड एट अ टाइम व्हेन these learnings or all the other initiatives, either they are completely free of cost or they are affordable. When we are trying to take this to the students, there are some old friend of ours who are always trying to hamper students' interest by not allowing these free sessions and other sessions, right? So guys, please pay attention to the session. Please don't get distracted. And we have Vidyanshu back. Yeah, चलिए, thank you sir. So ये था, और so we have two options in these questions कि either you go for word matching or you go for odd one out. So I will show you again how this happens exactly later on. ठीक है. And the thing that I observed from these things was कि UPSC does not expect you to know everything beforehand. ठीक है. You will know like 30-35 questions directly. Like मेरा तो 6 साल हो गया प्रिपरेशन में. ठीक है. उसके बाद भी I can say कि मुझे 30-35 questions आते हैं एग्जाम में. बाकी क्वेश्चन में you will have to apply your brain. तो यूपीएससी ऑल्सो वांट्स यू कि तुम एग्जाम हॉल में अप्लाई करो दिमाग, वहां पे फिगर आउट करो, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ ब्यूरोक्रेट. कि ऑन द स्पॉट ही आपको सोचना पड़ेगा. 70-80% चीजों में कोई प्रेसिडेंस नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा. सो यूपीएससी भी सिमिलर चाहती है कि लिमिटेड लर्निंग पे आप अनलिमिटेड चीजों में कैसे अपना दिमाग लगाते हो, नोन चीजों में. सो ये एग्जैक्टली वो लोग वही चेक कर रहे हैं. सो आप कैसे सीखोगे, दिस यू विल लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और another one more thing that I observed कि UPSC at many times wants you to just eliminate one wrong option. The moment you have eliminated one wrong option, directly option answer आ जाता है कि like they will give you option like option A 1 and 2, option B 1 2 3, 2 and 3, और ऐसा होता है कि आप एक स्टेटमेंट को हटाओ and you will directly get your answer. ठीक है. So that thing. Next thing is कि बहुत बार क्या होगा कि दो स्टेटमेंट में डेफिनेशन दिए होंगे. ठीक है. या फिर एक ही स्टेटमेंट में दो अलग अलग डेफिनेशन दिए होंगे. तो व्हेनेवर यू सी दीज थिंग्स, बी अलर्ट कि हो सकता है यूपीएससी ने डेफिनेशन स्वैप कर दिया हो. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप देखते ही काट देना उस स्टेटमेंट को,
बी अलर्ट, ये मैंने देखा कि बहुत बार पीवाईक्यू में कि यूपीएससी ने डेफिनेशन स्वैप कर दिया, तो द मोमेंट आई सी दिस, मैं एक बार फिर जज करता हूँ कि कहीं इन्होंने स्वैप तो नहीं कर दिया। अब वो आपको नहीं भी आता है ना, जब आप स्वैपिंग के एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो स्वैप है। ठीक है, सो विदाउट इवन नोइंग द आंसर यू विल गेट योर आंसर करेक्ट। ठीक है, और लास्ट होता है जहाँ पे मैच द फॉलोइंग है ना, वहां भी ये बहुत होता है कि मैच द फॉलोइंग एंड यूपीएससी विल स्वैप द डेफिनेशन। ठीक है, सिमिलरली जहां पे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वहां पे कॉमनली ये स्टेटमेंट होगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, या प्रेसिडेंट लेज डाउन दिस रिपोर्ट, द प्राइम मिनिस्टर लेज डाउन दिस रिपोर्ट, या सीएम विल सबमिट दिस रिपोर्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जहां भी ऐसा होता है ना, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर मोस्टली रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली कि ये सारे जो लॉजिक हैं ये मैपिंग के क्वेश्चन में और इकोनॉमी में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो मैपिंग एंड इकोनॉमी यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज थिंग्स डायरेक्टली। ठीक है। Yes. While you were discussing word swap wala definition swap hota hai, I could see some of my students who were part of my previous batch last year, they were हम्म, smiling क्योंकि वहां पर हम उसको वर्ड स्वैप बोलते हैं क्लास में, आपने यहाँ पर हाँ हाँ, डेफिनेशन स्वैप बोला है। बोलने का यस सर। तरीका अलग है लेकिन बात वही है। यस वही प्लीज। वही वही सेम चीज है ना सर, आपने भी पीवाईक्यू में वही ऑब्जर्व किया, मैंने भी वही किया, तो हमारा कंक्लूजन तो सेम ही होगा, नाम कोई कुछ भी डाले तो बात तो सही है। हाँ, सो और हाँ, जैसे लास्ट ईयर 2023 का फुल पेपर वाज बेस्ड ऑन पेयर कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, हाउ मेनी पेयर्स आर रॉन्ग। 2024 में थैंकफुली थोड़े कम क्वेश्चन थे, बट देर तो लोग काफी पैनिक कर गए थे कि यार क्या होगा ऐसे पेपर में। सो वहां पे क्या है ना, एक बात बताता हूँ कि जो ऑल करेक्ट है दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, एक्सेप्ट इन क्वेश्चंस जहाँ पे साइंस एंड टेक है, या साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन है, या सम क्वेश्चन वेर इज साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट है और उनका एप्लीकेशन है, तो ये साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट उनका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे ऑल करेक्ट हो सकता है। अदर देन दैट ऑल करेक्ट इज वेरी अनलाइकली टू बी देयर। ठीक है, तो ऑल करेक्ट को आप रिमूव कर सकते हो, बस ये देख लेना कि अगर साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन का क्वेश्चन हो तो फिर ऑल करेक्ट होगा। सिमिलरली ये नन करेक्ट वाला जो है ये भी वेरी वेरी अनलाइकली है, तो आप इसको भी हटा सकते हो। ऑल्दो 2024 में ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया था, नन करेक्ट वाले कुछ कुछ थे, पर 2023 में तो नन करेक्ट बहुत ही रेयर था कहीं भी। ठीक है। और सिमिलरली अगेन दिस इज बेस्ड ऑन 2023 पेपर ऑब्जर्वेशन, कि जहां पे 5 स्टेटमेंट होते हैं वहां मोस्टली 3 करेक्ट होते रहे, जहां पे 4 करेक्ट होते हैं वहां मोस्टली 2 करेक्ट होते हैं, और जहां पे 3 स्टेटमेंट होते हैं वहां मोस्टली 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं। सो मैं आपको पेपर में भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी फ्रेम भी ऐसे ही करती है कि अगर 4 स्टेटमेंट होगा ना तो दो दो वाले ही या 3 वाले ही मोस्टली करेक्ट होते हैं। और चूंकि 2023 का पेपर था वहां तो उन्होंने स्टेटमेंट का नाम हटा दिया था, बस नंबर रखा था 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, तो वहां पे ये ट्रिक एकदम धड़ल्ले से लग रहा था कि आप बस 2 पेयर लगा दो, 3 पेयर लगा दो, सही हो रहा था। 2024 में थोड़ा कम एप्लीकेबल था बट इट वाज स्टिल देयर। एंड वन मोर थिंग डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट प्रमोटिंग तुक्काबाजी की बस देख लिया 2 पेयर 3 पेयर मार दो। मैं क्या करता था कि वेर एवर आई एम एबल टू एलिमिनेट 1 और 2 स्टेटमेंट, अब 1 और 2 ऑप्शन में फंस गए कि अब इन दोनों ऑप्शन में कहाँ करना है, तो वहां पे मैं इसको यूज करता था कि टू इंक्रीज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग तुक्काबाजी की ब्लाइंड गेस मारना है, ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। मैं लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि मैं तुक्के नहीं मारता, मैं लॉजिकली डिड्यूस करता हूँ, और जहां भी 1 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए और 2 3 ऑप्शन अब बच रहे हैं वहां पे मैं इसको लगाता हूँ कि टू गेट माई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर राइट। ठीक है, सो दिस इज द डिस्क्लेमर। या यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा है इंप्रेसिव बाय विद्यांशु सर, नो कोचिंग और कोर्स कैन टीच हिम दिस सच नॉलेज। गाइस यही तो रीजन है, लाइक व्हाई आर वी कंडक्टिंग दिस सेशंस, व्हाई इज विद्यांशु हियर, और व्हाई विल आई बी लॉन्चिंग डेमोलिश प्रीलिम्स। These experiences, these learnings should need to be taken to you rather than reinventing the wheel by yourself. 1 साल 2 साल 3 साल तक फेल होने के बाद अगर कोई बंदा इस लर्निंग को समझ पाया है, it's always better that if you are able to get hold to these learnings quickly rather than wasting your attempts, right? So please pay complete attention. You अब यहाँ पर हमने थ्योरी की बात की, इसके आगे हम प्रैक्टिकलिटी देखने वाले हैं। विल बी अप्लाइंग दीज लर्निंग्स टू द प्रैक्टिकल पेपर, रियल पेपर ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। यस विद्यांशु। और मैं सर के साथ तो 2023 का पेपर शेयर कर दूंगा, तो सर आप लोग के साथ शेयर कर लेंगे वहां पे, उसको भी मैंने सिमिलरली किया था 2024 का, तो अभी अपन लाइव देखेंगे। या एंड वन मोर थिंग, सीसैट का थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑल्दो बीइंग एन इंजीनियर मेरे को कभी सीसैट में दिक्कत नहीं हुई, मैं तो पढ़ के भी नहीं जाता था, पर ठीक है, तो सीसैट का बता देता हूँ। सो सीसैट में आप एक काम ये करना कि
इंग्लिश पैसेज क्वेश्चंस मोस्टली व्हाट यू डू इज यू डाउनलोड यूपीएससी's ऑफिशियल आंसर की, और वहां से आप फिर देखो, क्योंकि सीसैट में ना वो जो बड़े बड़े कोचिंग उनके भी आंसर की बहुत गलत होता है, मैंने देखा है. सो यू डाउनलोड यूपीएससी's ऑफिशियल आंसर की, एंड फ्रॉम देयर यू ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है, फ्रॉम देयर यू ट्राई टू रिलेट. मोस्टली क्या होता है कि सीसैट में भी सेम होता है कि जो इंग्लिश का पैसेज है, ऑप्शन विथ एक्सट्रीम ऑप्शन विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन विथ वेरी जेनरिक डिस्क्रिप्शन विल बी राइट. तो बहुत बार मैंने तो ऐसा किया कि बिना पैसेज पढ़े मैंने आंसर को टिक मार दिया, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है. मैथ्स में नंबर सिस्टम चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम हियर. सो हो सकता है आप कहीं पे एनरोल करा लो और वो कोचिंग वाला कुछ भी आपको दूसरे चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट करा रहा है. तो मेरी लर्निंग यही थी कि नंबर सिस्टम पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना. ठीक है. दिस वाज माय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर. और मैं एक काम करता था मैथ्स में कि देखो सीसैट के पेपर में ना 80 क्वेश्चंस विल कम. आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, नेवर एवर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर देन 50-55 क्वेश्चंस. ठीक है. सो 80 क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनते हैं अनलेस आप वो आईएएम वाली तैयारी कर लो कैट की, तो मे बी वो लोग 70-75 कर ले, अदरवाइज हमारे बस का तो नहीं है. सो अब उस लिमिटेड टाइम में जहां आपके पास 50-55 क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाउ टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन, तो मैं क्या करता था कि स्पेशली इन मैथ्स क्वेश्चन आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ 10-15 सेकेंड्स. और अगर मेरे को वो 10-15 सेकंड में लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, इसको अटेम्प्ट करने का मेरा है कि शायद मैं अटेम्प्ट कर लूँ, तब भी मैं करता था. अदरवाइज मैं 10-15 सेकंड टाइम देके मैं आगे बढ़ जाता था अगर मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं बनेगा. सो मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता था. एंड इन दिस वे कि जहां पे मैं 50-55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, वहां पे मैं 80 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेता था. दिस स्ट्रेटजी वाज हेल्पिंग मी कि एक बार सारे 80 क्वेश्चन मैंने देख लिए कि ठीक है ये वाला नहीं दिखा, 10 सेकंड में आगे बढ़ गए. तो सारे 80 क्वेश्चन एक बार पूरा पेपर में मैंने देख लिया. ठीक है. और फाइनली क्या था कि कुछ कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो आप मैनुअली बना सकते हो बिना किसी फॉर्मूला के. लाइक फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक पेपर आया था कि देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ सर्कल. फर्स्ट बच्चा जो है वो सेकंड बच्चे को बॉल पास कर रहा है, सेकंड वाला फोर्थ को पास कर रहा है, फोर्थ वाला सेवन को पास कर रहा है, सो ऑन. सो आफ्टर हाउ मेनी पासिंग्स बॉल विल रिटर्न बैक टू द फर्स्ट स्टूडेंट. अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता होगा मुझे नहीं पता, मैंने मैनुअली सॉल्व कर दिया इसको. ठीक है. तो दिस माइट टेक मोर टाइम बट आपको एक श्योर शॉर्ट आंसर मिल जाएगा. अल्टीमेटली कट ऑफ इज 1/3 ओनली. इंग्लिश के मैं वैसे भी बना लेता था, मैथ्स में हो गया 30-35 क्वेश्चन में ढंग से सही हो गया तो यू आर ऑन द सेफर साइड. ठीक है. तो ये मैं करता था कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है मुझे कि ये ऐसे बन जाएगा, तो 2-4 मिनट 5 मिनट देखे मैं बना देता था. सिमिलरली ये क्वेश्चन था कि अगर 1111 को आप 9 टाइम्स लिख दो और उस डिजिट को खुद से 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो जो नंबर आएगा उसके सारे नंबर को ऐड कर दोगे तो उसका सम क्या आएगा. अब मुझे नहीं पता इसमें क्या फॉर्मूला लगता, पर मैंने मैनुअली कर दिया. 5 मिनट लगा बट एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन गया. ठीक है. सो ठीक है. बिकॉज अल्टीमेटली कट ऑफ इज 1/3 ओनली ना, आपको 66 ही तो लाना है. सो 1/3 क्वेश्चन सही हो गए तो 40-50% क्वेश्चन भी सही हो गए तो हो गया. तो मैं ये कर देता था. ठीक है. राइट. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मेंशनड इज 10-15 सेकंड आप देते थे एक क्वेश्चन को एंड यू यूज टू मूव ऑन. अगर नहीं जम रहा है, नहीं समझ हम्म. में आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हाँ यू आर हाँ सेइंग इज सीसैट इज अ गेम ऑफ टाइम. ठीक है. हाँ द वे हाँ. हाउ यू मैनेज टाइम will decide whether you will be clearing हम्म, CSAT or not. And again, the range that you have given of 50 to 55. So अभी हम्म, क्योंकि 2024 का पेपर जितना डिफिकल्ट आया है, we हम्म, have started suggesting कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, even 45 to 50 would do. If you are good, right. your accuracy is more. If you're better at managing time, 50 to 55 is even better, more advisable. हाँ हाँ हाँ. Right, sir. Yeah. और और हाँ, लाइक सीसेट पेपर इज वेरी फ्लक्चुएटिंग. तो क्या हुआ कि लाइक 2020-21 में पेपर यूज टू बी मॉडरेट. 2023 में इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया कि पीपल क्राइड इन दैट पेपर. ठीक है. मतलब मैं भी डर गया था कि यार क्या पूछ दिया ये. और 2024 में बिल्कुल स्कूल लेवल का पूछ दिया. तो आपको फिर वहां पे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि यूपीएससी पता नहीं कब क्या पूछ ले. ठीक है. सो दैट वाज सीसेट. और फाइनली एक बार फिर से जो मैं रिपीट कर दूं कि बहुत ज्यादा कोचिंग के टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागना. एक टेस्ट सीरीज को करो या दो को करो, अच्छे से करो, बट दे शुड नॉट कम एट कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. वन मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट वाज कि मैं टेस्ट बहुत दे रहा था पर प्रीवियस ईयर नहीं बना रहा था. सो दीज टेस्ट वेर ब्रिंगिंग मी क्लोजर टू द कट ऑफ, बट मैं कट ऑफ का भी ब्रीच नहीं कर पाया. द मोमेंट आई ब्रॉट द जुडिशियस बैलेंस बिटवीन टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आई वॉज एबल टू क्लियर कट ऑफ बाय 20-30 मार्क्स मार्जिन. ठीक है. सो एक दो टेस्ट सीरीज को करो, अच्छे से करो, बट एट द सेम टाइम पीवाईक्यू भी करना है. आई टोल्ड यू व्हाट ऑल यू हैव टू डू. Hmm. एंड
वन मिस्टेक दैट अगेन आई वाज डूइंग वाज कि मल्टीपल कोचिंग करंट अफेयर की मैगजीन करा था, उतने नहीं करने, एक कर लो ढंग से कर लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आएंगे, बट जितने बार रिवाइज करोगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू इन एग्जाम। ठीक है। ट्रू ट्रू। जैसे मैं इस बार बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया, मैं ऑलरेडी सर्विस में था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी मेरा इंटरव्यू था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन के बाद वॉकिंग टेस्ट होती है, 25 किलोमीटर की वॉकिंग टेस्ट होती है, दैट यू हैव टू फिनिश इन 4 आवर्स। मेरा वो वॉकिंग टेस्ट प्रीलिम्स से 2 दिन पहले पड़ गया, बिकॉज 2023 के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के, तो उन्होंने मुझे शेड्यूल भेजा कि सो प्रीलिम्स से 2 दिन पहले मेरी वॉकिंग टेस्ट थी, प्रीलिम्स से 2 दिन पहले मैंने वॉक किया है 25 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। 4 आवर की लिमिट होती है, मैंने 3.5 आवर्स में किया था। सो मतलब बॉडी की मेरी ऐसी कंडीशन थी कि प्रीलिम्स के दिन मैं चल नहीं पा रहा था, एंटायर बॉडी वाज इन वेरी टेरिबल कंडीशन, एकदम पेन भी था और चल भी नहीं पा रहा था। बट मेरे को वो विजडम था ना कि ठीक है, मे बी मैं नहीं पढ़ पाया, मे बी मेरे बॉडी में बहुत पेन है, बट मेरे पास वो विजडम है इतने सालों का पढ़ने का, मैंने पेपर को डिकोड किया, सो दैट कॉन्फिडेंस वाज देयर। ऑल्दो आई डिड नॉट हैव दैट ओवर कॉन्फिडेंस और श्योरिटी, तभी मैंने मम्मी को मना भी किया था, बट वहां पे वो कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो मल्टीपल नई चीजों को करना है, लिमिटेड चीजों को बार बार करना है, तो मेरा वही था कि 5-6 साल से पढ़ते पढ़ते मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी चीजों की। हाँ, और यस। सेम सोर्सेज को, एक चीज के बहुत सोर्सेज को नहीं पढ़ना है, पॉलिटी है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैव लक्ष्मीकांत देन समवन इज डूइंग डीडी बसु सो यू स्टार्ट डूइंग डीडी बसु एज वेल। फिर किसी ने कोई वाजीराम का बुकलेट बता दिया तो आप वो भी शुरू हो गए। लिमिट योर सोर्सेज। मेरे पॉलिटी का बुक, एनवायरनमेंट का बुक मैं आज तक शायद मैं भी 50-60 बार पढ़ चुका हूँ, 100 बार पढ़ चुका हूँ। आप मेरे को कल बोलो प्रीलिम्स देने को, मैं 100 बार उस बुक को पढ़ चुका हूँ। मैं 1 घंटे में पॉलिटी रिवाइज कर लूंगा, 1 घंटे में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लूंगा, मेरे को पेज नंबर याद हो गए हैं। ठीक है, सो हाउ दिस हेल्प्स इज कि देखो मेरी वो पॉलिटी की लिमिटेड नोट्स है 100 पेजेस की, जिसके मेरे को पेज नंबर भी शायद याद है। सो द मोमेंट यू टेल मी कि सर कल सुबह प्रीलिम्स दे दो, मैं 1 घंटे में पॉलिटी रिवाइज कर लूंगा, 1 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लूंगा, और मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि if there are 10 questions from polity, 4-5 will come from my notes directly, or say any subject, even economy or modern history, तो वो 4-5 मेरे सही होंगे, बिकॉज मेरे नोट्स वो 100 बार पढ़े हुए मुझे अच्छे से याद है। और बिकॉज मैंने 100 बार पढ़ा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि अनदर 2-3 क्वेश्चन को मैं कुछ डिड्यूस कर लूंगा। और 1-2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगे, वहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस है ना कि यार मैंने एक नोट्स इतने बार पढ़ा, उसके बाद जब मेरे से नहीं बन रहा तो बाकियों से क्या बनेगा। और एनीवे आई एम नॉट सपोज टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200, तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इन दिस वे आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो ये आपका Summarizing अप्रोच होना what चाहिए, लिमिट Dipanshu योर has said, सोर्सेस। limiting your resources, revising limited things multiple times, and consolidating those learnings. Yeah. हम्म। देखो इस एग्जाम में ना, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस, ऐसा कोई बहुत खतरनाक तैयारी नहीं होती है। मतलब मैं तो सिंगल डिजिट रैंक ले आया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी कोई मैजिकल प्रिपरेशन नहीं होती कि टॉपर ने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया सब पढ़ लिया सारे बुक कर लिए। ये था कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरी लिमिटेड चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद थी। इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरे को एग्जाम हॉल में रोना आ रहा था, पेपर इतना टफ था। ठीक है, Hmm. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि मुझे अपने नोट्स बहुत अच्छे से याद है, मैंने प्रीवियस ईयर किया है, अगर इतने के बाद मेरे को नहीं आ रहा तो अदर ऑल्सो मस्ट बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट वो रिजल्ट में फिर रिफ्लेक्ट भी हो गया, मेरी 5th रैंक आ गई, जबकि एग्जाम वाले मेरे को रोने का मन कर रहा था, इतना टफ पेपर था वो। सो ऐसा कोई मैजिकल प्रिपरेशन नहीं होता, टॉपर यही करते हैं कि लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ते हैं। सो जो उससे आया वो डायरेक्टली बन गया, कुछ उन्होंने डिड्यूस करके कर लिया, और जो उससे नहीं आ रहा वो किसी से नहीं बनता। सो बहुत Very ज्यादा वो important. रायता मत करना। ठीक है। Very, very important. Yes, guys. Before we move toward the practical application of things, there are a few questions which need to be addressed. Uh, एक स्टूडेंट ने बोला है कि will Vidyanshu sir be part of the course? No, Vidyanshu will not be part of any course. ठीक है, service rules don't allow him to be part of any course. Demolish prelims will be launched. ठीक है, and that will be conducted by me and by my team. ठीक है, Vidyanshu will have no role in it. एक स्टूडेंट बोल रहा है सर प्राइस ऑफ कोर्स, हमने प्राइस अभी कोर्स अनाउंस ही नहीं किया तो प्राइस की बात कहां से आ जाएगी। सारे डिटेल्स आपको अलग सेशन में मिल जाएंगे, इस सेशन में हम कोर्स की बात नहीं करने वाले हैं। वन स्टूडेंट इज सेइंग कि सर स्मैश प्रीलिम्स कब होगा? देयर इज नो कोर्स नोन कॉल्ड एज स्मैश प्रीलिम्स। द नेम ऑफ आवर कोर्स विल बी डेमोलिश प्रीलिम्स। ठीक है, बाकी आपके जो भी सवाल हैं कोर्स रिलेटेड हम सवाल नहीं लेंगे, लेकिन प्रिपरेशन रिलेटेड स्ट्रेटेजी रिलेटेड जो भी सवाल हैं दोज विल बी टैकल्ड एट द एंड। यस विदेंशु। देखो स्टूडेंट्स, आई एम नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ एनी कोचिंग, ये सर्विस रूल में नहीं है, और मेरे को अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत पढ़ाई हो गई है, और पढ़ाई नहीं करना। ठीक है। जितने जितने दूर चला जाए उतना अच्छा इस वही वही वही। चक्कर से। ठीक है। सो या बस मेरा ये था कि आई वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जो भी मैंने सीखा है, जो मेरी गलतियां थी, जो भी मैंने, फिर जिसने मेरे को सक्सेस में हेल्प किया। आई फेल्ड 3 प्रीलिम्स इन अ रो,
and now I have already appeared in 3 interviews. I have been selected to twice. अब मे बी फोर्थ इंटरव्यू भी दे दूं. तो जो भी मैंने सीखा अपने फेलियर और अपने सक्सेस में, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद कम्युनिटी. तो जीशान सर हो या अदर जो भी कोचिंग हो, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरे को ना आपसे पैसे लेने हैं ना एसोसिएट होना है. आई जस्ट वांट योर प्लेटफॉर्म, ताकि मैं बाकी बच्चों से कनेक्ट कर सकूँ, उनको थोड़ा बता दूँ. तो लाइक मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स भी सर को दे दिए थे कि सर ये आप शेयर कर देना बाकी कैंडिडेट्स के साथ. सो इट इज जस्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. ठीक है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया. ठीक है, और काफी सारे कोचिंग ने मुझे पैसा ऑफर भी किया था. मैंने बोला कि सर वो नहीं चाहिए मुझे, मैं बस एक सेशन ले लेता हूँ, अपना एक्सपीरियंस प्रीलिम्स मेंस का मैं शेयर कर लूंगा. सो बताओ रिगार्डिंग दैट. बहुत सारे ने ऑफर किया था. एनीवेज चलो हम लोग लेट हो रहे हैं. वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर. विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर. एंड अर्जुन कुमार, हाँ अटेंशन देखो आप अर्जुन, नहीं करोगे सेशन के ऊपर, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है. यस, अर्जुन देखो वो जो भी लर्निंग है, हम मैंने तो पीवाईक्यू से ही सीखा, सर ने भी वही सीखा. तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन तो वही रहेगा ना, जो मैं और सर हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे बनता. तो हमारी लर्निंग तो सेम ही है. ऑल्दो सर ने अपना अलग से पीवाईक्यू देखा, मैंने अलग से देखा, पर वो कंक्लूजन तो सेम ही निकलता है. ठीक है, सो वहाँ हमारा अप्रोच सेम ही रहेगा. जो मैं आपको बताऊंगा सर भी वही सिखाएंगे, बस सर फैकल्टी है, मैं नहीं हूँ. चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर. तो देखो जो ये पहला क्वेश्चन था, टोटल फर्टिलिटी रेट. दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी. देयर इज अ चैप्टर इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी करके एक एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 12 चैप्टर 2. तो उसमें ये है. तो काफी बार लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्या करना है. सो आई हैव मेंशन्ड दैट सोर्स एज वेल, एंड दिस थिंग वाज देयर इन पीटी 365 ऑफ विजन एज वेल. तो पीटी 365 इज अ करंट अफेयर मैगजीन ऑफ विजन. मोस्टली लोग वही करते हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया. वहां भी ये था, उनकी एक अपडेटेड करके आती है एग्जाम से पहले. दिस वाज मेंशन्ड देयर. ठीक है, सो आई एम जस्ट ऑनेस्टली मेंशनिंग कि मैंने क्या क्या पढ़ा था. ठीक है, और एक्चुअली मैंने विद्यांशु को बोला भी था, किसी भी और जी इंस्टीट्यूशन जी, से आपको फायदा हुआ है तो आप लिख दो ट्रांसपेरेंटली. हाँ हाँ कोई इशू नहीं है किसी का नाम लेने से यहाँ पे. क्या हाँ हाँ. यहाँ हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सर को प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ. मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बस अपनी अप्रोच शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट. इफ यू सी, देखो सेकंड क्वेश्चन का, इफ यू रीड द सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सो देखो ये कैन होल्ड है ना, बहुत वाइड सा जेनरिक सा है. सिमिलरली थर्ड वाला कि इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. तो आई विल शो यू द पेपर हियर. यहाँ पे हमने, अगेन गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी और प्रैक्टिकलिटी दोनों का लिंकेज हम यहाँ पर सो बना रहे यू हैं. सी द स्क्रीन. मैंने क्या मेंशन किया कि कैन में एनी ब्रॉड स्टेटमेंट, एनी जेनरिक स्टेटमेंट, एनी पॉजिटिव फीचर, दीज आर लाइकली टू बी करेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड जी सेक्स. ठीक है, और दे स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर दीज थिंग्स. तो वो सिंपल सा है. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एनबीएफसी कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थ्रू रिजर्व बैंक. दिस इज एक्चुअली, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस प्रिसाइजली इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी. की एनबीएफसी डू नॉट हैव एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ठीक है, तो यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एंड मल्टीपल टाइम्स इन पीवाईक्यू दे हैव आस्क्ड अबाउट एनबीएफसी, दे हैव आस्क्ड अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, सो दिस वाज अ रिपीटेड थीम फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, और देखो द मोमेंट यू एलिमिनेट स्टेटमेंट 1 एनीवेज, तो आपके दो ऑप्शन सीधे उड़ जाते हैं. ठीक है, एंड 2 and 3 आर सिमिलर. मेरे इनफैक्ट को भी देयर नहीं वर पता मेनी था. क्वेश्चन ऑन दिस लाइंस. आप एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करो, आपको सीधे आंसर मिल रहा है. मतलब हाँ 2023 में भी और 2024 में भी, जब एक परसेप्शन बन गया था कि पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया है और इम्पॉसिबल हो गया है, बट दिस रूल हम्म, वाज वेरी मच एप्लीकेबल. हम्म. ठीक है, इवन लाइक देखो 2023 में 2000 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 में, देखो उन्होंने जो पूछा था ना वो बहुत वो था, बड़ा स्पेसिफिक सा पूछा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड जीसेक. इवन आई डिड नॉट नो दीज मेनी डिटेल्स कि उनका था कि नहीं, बट स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक इन नेचर. ठीक है, बहुत वाइड स्कोप है. दे कैन होल्ड, दे कैन नॉट होल्ड होता तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप हो जाता. दिस वाज वेरी वाइड स्कोप, सो आई टुक इट ऑन इट्स फेस वैल्यू कि ठीक है. हाँ, सिमिलरली जी से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. सो लाइक आई हैव मेंशन्ड कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज बीन आस्क्ड इन 2018, 2022. सो सिमिलर थीम्स आर बीइंग रिपीटेड. अब बाकी ऑप्शन मुझे नहीं आते थे, बट आई न्यू अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या होता है, कैसा काम करते हैं. सो वहां से मैंने कर लिया इसको डिड्यूस कि ठीक है, फीचर निकाल लिया. स्टेटमेंट नंबर 4 इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि वो कुछ पेपर वर्क होगा वगैरह. मोटर व्हीकल, द स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पे मोटर व्हीकल इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ कैपिटल थिंग. ठीक है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट. हाँ, तो बस मेरे को इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा आइडिया था कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अदरवाइज मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता था, तो वहां से मैंने डिड्यूस किया. ठीक है. यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था,
चार स्टेटमेंट होते हैं तो मोस्टली 2 या 3 करेक्ट होता है। यहाँ पे सॉरी आई शुड हैव मेंशन 2/3। सो 4 स्टेटमेंट है, मोस्टली 2 या 3 करेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे देखो वही पे क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 4 ऑप्शंस 4 स्टेटमेंट और वो ओनली 3 वाला करेक्ट है। तो अगर आपको नहीं भी आता यहाँ पे, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है, कुछ कोचिंग वाले 2 बोल रहे हैं, कुछ 3 बोल रहे हैं। तो वही ट्रिक है कि इधर 2 और 3, और ये मैंने पीवाईक्यू से ही सीखा था कि जहाँ पे 4 ऑप्शन होते थे, इधर 2 सही होते थे या 3 सही होते थे। तो यस देखो अर्जुन, यूपीएससी भी आपको वही शो कर रही है। यस यस अर्जुन, जस्ट पॉइंट टू फॉर यू, आप अभी पूछ रहे थे। सो इसको हम क्लास में डेमोलिश प्रीलिम्स में सेंटर स्टेज फिनोमेनन बोलते हैं। लाइक व्हेनेवर देयर आर 5, 3 इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट, वेयर देयर आर 4, आइदर 2 और 3 इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। सेंटर स्टेज फिनोमेनन, राइट? द सेंट्रल फिगर, द सेंट्रल नंबर, द सेंट्रल ऑप्शन इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। अगेन तुक्केबाजी वहां पर नहीं करना है, हम उसको कब यूज करते हैं, जैसे विद्यांशु ने बोला, देयर आर ऑलवेज कैविएट्स दैट वी अप्लाई। ठीक है, यस प्लीज। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो बगल में, अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस एंड 2 आर करेक्ट। तो जैसा कि थोड़ा ये 5 का तो आंसर की डिबेटेबल है, बट इफ यू ऑब्जर्व कि देखो 5 एंड 7 बोथ है 4 ऑप्शंस, 5 में 3 करेक्ट हो गया और 7 में 2 करेक्ट हो गया। सो यही मैंने लिखा है कि मैंने मोस्टली यही ऑब्जर्व किया था कि व्हेनेवर यू हैव 4 ऑप्शंस, आइदर 2 और 3 विल बी करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यही पे मैंने ये बात यहाँ पे मेंशन करी है कि लाइक व्हेन यू हैव 4 स्टेटमेंट, मोस्टली 2 और 3, अगेन आई एम वेरी सॉरी, आई शुड हैव मेंशनड ऑब्लिक 3। ठीक है, वो लिखने के टाइम हड़बड़ी में मैं भूल गया। सो 4 में मोस्टली 2 और 3 करेक्ट होते हैं, 3 में मोस्टली 2 करेक्ट होते हैं, जहाँ 5 ऑप्शन होता है मोस्टली 3 करेक्ट होते हैं। बस इसको वो आपको साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और एप्लीकेशन वाले में नहीं लगाना है, वहाँ ऑल करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो दिस थिंग देखो यहीं पे एविडेंट हो गया। 5 में भी 4 ऑप्शन था, 7 में भी 4 ऑप्शन था, 5 में 3 करेक्ट है, 7 में 2 करेक्ट है। ठीक है, और ये जो, हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू डिस्क्लोज, द क्वेश्चन पेपर दैट वी आर डीलिंग हियर, ये कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर है। सो शी गेव हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2024। तो जो उनके आंसर है वो कहीं कहीं पे मार्क किए हुए हैं काले पेन से, और हाँ, मैंने आईपैड में ऊपर से एनोटेट कर दिया। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में इफ यू सी बी हैज बीन मार्क, तो वो कैंडिडेट का आंसर था, और मैंने सी किया दूसरी जगह से, तो मतलब ये कैंडिडेट के हैं कहाँ पे। दिस इज तो वेरी आप गुड कि जैसे, एक फर्स्ट टाइम हाँ, अटेम्प्टर का क्या थॉट प्रोसेस होता है और एक वेटरन कैंडिडेट और एक रैंकर के का क्या थॉट प्रोसेस होता है, हमको साइड बाय साइड देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हाँ। सो एक्चुअली सर एंड आई डिस्कस्ड कि rather than bringing a fresh question paper, let me use candidates paper। तो वहां से आपको भी पता चलेगा कि इनिशियली क्या मिस्टेक होते हैं। सो देखो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कैंडिडेट ने खुद से लिखा था, मैंने उनको बोला था कि आप अपना पेपर एनालाइज करके मुझे भेजना, तो उन्होंने मुझे भेजा था ये पेपर। तो उन्होंने खुद यहाँ लिखा था कि मैंने ये विजन पीटी 365 में पढ़ा था, बट इन एग्जाम आई मेड दिस सिली मिस्टेक। उनका, उन्होंने डी मार्क कर दिया था एग्जाम में, सी आंसर है इसका। सो दिस इज व्हाई आई वाज एम्फसाइजिंग कि पीटी 365 से सम क्वेश्चन विल कम, द ट्रिक लाइज इन रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स। अगर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया होता तो मे बी सही हो जाता, मे बी अगेन। तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो सर एंड आई डिसाइडेड कि ठीक है, हम इसके कैंडिडेट का ही पेपर यूज करेंगे, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, यस, बिकॉज क्वेश्चन नंबर कॉन्ट्रास्ट 6। कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट गिव्स मोर क्लैरिटी, फर्स्ट हाँ, टाइमर वर्सेस वेटरन। या हाँ। और देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 में वन मोर थिंग आई वांट टू एम्फसाइज कि थिंग्स लाइक ब्लॉकचेन, मेटा, मेटावर्स, बिग डेटा, क्रिप्टो, ये ना बार बार पीवाईक्यू में आ रहा है। सो वेरेवर यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स, ट्राई टू रीड देम इन डिटेल। पीवाईक्यू में अगेन एंड अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वी कॉल इट एज पार्ट ऑफ सिलेबस, सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विल कम। ठीक है, सो ये आपको पढ़ते रहना है। इनफैक्ट देखो लाइक आई सेड कि जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, सो यू हैव टू डू 3 अदर ऑप्शंस एज वेल। सो यहाँ पे इन क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑप्शन ए बी डी एज वेल, कि ये सब क्या थे। ठीक है, दैट विल हेल्प इन फ्यूचर ईयर। ट्रू। और, हाँ, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि ऑल करेक्ट, वेयर इट इज ऑल करेक्ट इज अनलाइकली एक्सेप्ट इन एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक इन प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, सो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है, दिस इज एन एप्लीकेशन और साइंस एंड टेक एनवायरमेंट बेस्ड का। इट इज ब्रॉड स्कोप, आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि इसमें ऑल करेक्ट हो सकता है ना, ऑल करेक्ट वाज देयर, अदरवाइज ऑल करेक्ट का थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 कि देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। सो लाइक आई वाज मेंशनिंग हियर कि अगर यहाँ पे, या अगेन आई एम वेरी सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, थोड़ा वो जल्दीबाजी में हो गया, कि अगर नैरो स्कोप है, सिमिलरली अगर कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाता है कि इसमें ये चाहिए उसमें वो चाहिए, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो एंड द अदर थिंग्स दैट आई मेंशन कि नैरो स्कोप है, कांट ओनली नेगेटिव, तो ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे इफ यू देखो आप स्टेटमेंट नंबर 1 की देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया,
अगेन आई डिड नॉट नो दिस, बट खुद से एनालाइज करो कि आपने एक बैंक खोल लिया, उसमें कोई कैपिटल चाहिए ही नहीं, तो मेरे पास 100 रुपए पड़े, मैं जाके नया बैंक खोल लूँ लाइसेंस लेके, कुछ तो मिनिमम होना चाहिए ना। सो ये दिस स्टेटमेंट वाज वेरी एक्सट्रीम इन इट्स ओन वे। या अगर देखो नो मिनिमम बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ मैंने लिखा है कांट, ओनली, नेगेटिव कॉनोटेशन वाले, तो दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो यहाँ पे देखो दिस इज नेगेटिव कॉनोटेशन, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये रॉन्ग था। नेक्स्ट क्या कि यहाँ पे 50% जो है, ऑल्दो मैं ये बोलता हूँ कि नंबर और परसेंटेज यूजुअली रॉन्ग होता है, पर ये कोई रिजेक्ट नंबर नहीं है, बहुत रिलेटेबल नंबर है कि अगर इंडिया में आपको सब्सिडरी बनाना है तो मिनिमम 50% इंडियन होने चाहिए। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज वेरी रीजनेबल। और सर भी यही बोलते हैं कि नंबर देखो कि अगर कोई बहुत एब्रप्ट सा नंबर है तो वो रॉन्ग होगा, पर अगर कहीं रीजनेबल नंबर लगता है, कोई लिमिटेड क्वांटिटी है, तो वहां पे वो सही होता है। तो यहाँ पे ये बोला ना एटलीस्ट 50% की, यार तुम कम से कम 50% इंडियन तो रखो, if it has to be an Indian subsidiary of some wholly owned bank. तो दिस इज रीजनेबल स्टेटमेंट, ठीक है। सो ये मैंने सर से ही सीखा था, सर ने मुझे एक बार पहले बताया था कि कोई बहुत एब्रप्ट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एब्रप्ट नंबर टिपिकली रॉन्ग होता है। सिमिलरली आप देखो स्टेटमेंट 2, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड स्टेटमेंट कि सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। ये खुद में ही बहुत एक्सट्रीम हो गया, लिमिटेड हो गया कि आप रूल बनाओगे और आप मिनिमम स्पेंडिंग नहीं बताओगे। सो आई माइट हैव $100 बिलियन कंपनी और मैं कोई मिनिमम स्पेंडिंग नहीं वैसे शो गवर्नमेंट की, देखो सर मैंने 10,000 स्पेंड कर दिया, मेरा सीएसआर हो गया, ठीक है। सो दिस इज है वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, लिमिटेड स्कोप। सो लाइक आई वाज शोइंग कि अगर स्टेटमेंट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन और लिमिटेड स्कोप, देन probably you should judge from that angle। ये मैं नहीं बोल रहा कि आप blindly इसको काट देना, but you should judge from that angle। Similarly in question number 10 statement number 1, if you observe कि CSR rule will benefit the company directly or its employee that are not considered as CSR activity, तो वो बस उसको describe करे कि CSR rule में you cannot use benefit to company as an activity। सो देखो यहाँ पे वही मैं बता रहा था कि पॉजिटिव फीचर ऑफ गवर्नमेंट या पॉजिटिव फीचर ऑफ एनी स्कीम, ठीक है, तो वही वो पॉजिटिव बता रहा है ना कि आप अगर अपने इंप्लॉय पे खर्च करो सो तो दैट इज नॉट अ सीएसआर, ठीक है, तो वो बस उसके फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्ट And स्टेटमेंट। as we had discussed, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव, कि अगर कोई स्टेप अनडेमोक्रेटिक है, इम्पोजिशन है, किसी चीज का कंपल्शन आप पे लाद रहा है, तो इट्स मोर लाइकली टू बी रॉन्ग, इट्स रिग्रेसिव। एंड प्रोग्रेसिव है अगर किसी तबके को वो ऊपर लेकर जा रहा है, इफ इट इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, एनिमल्स एंड सो ऑन, इट्स मोर लाइकली टू बी करेक्ट, राइट? या क्वेश्चन नंबर 11, अगेन आई डिड नॉट नो दिस, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म। सो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कभी मैंने नहीं सुना था लाइफ में, ठीक है। अब देखो एग्जाम में मैंने क्या किया, सी यू रीड स्टेटमेंट नंबर 2, RTGs are used for powering onboard system of spacecraft। This is a very generic statement, like I mentioned here कि a generic statement, a broad statement or something that explains a feature, this is likely to be correct। So again this is a very generic statement। और देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सो इट इज अ जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, पावर देता है। सो दिस जनरेटर इज यूज्ड टू पावर ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, एंड दिस इज वेरी वाइड है ना। अगर ये जनरेटर लेटेस्ट से कि आपको नहीं पता है कि ये स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है कि नहीं, लेटेस्ट से कि ये ग्राउंड में यूज होता है, ठीक है, या सबमरीन में यूज होता है। सो इफ देयर इज अ जनरेटर दैट कैन जनरेट पावर, तो व्हाई नॉट यूज इट इन स्पेसक्राफ्ट, क्यों लिमिट करना है, ठीक है। अदरवाइज आप कैसे प्रूव कर लोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट में नहीं यूज होता है। क्वेश्चन योरसेल्फ कि हाउ वुड यू नो कि ये स्पेसक्राफ्ट में नहीं यूज होता है। दिस इज अ वेरी जेनरिक एंड वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट कि देयर इज अ जनरेटर दैट कैन बी यूज्ड इन एयर स्पेसक्राफ्ट एज वेल, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 को देखो, दिस इज अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर। अब क्वेश्चन क्या था, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक। नाउ इफ यू ब्रेक डाउन दिस वर्ड, सो देयर इज अ रेडिएशन, रेडियो मतलब वहां पे कुछ रेडिएशन वाला आइसोटोप है, और थर्मो इलेक्ट्रिक की उससे जो थर्मल रेडिएशन से जो थर्मल निकल रही है, दैट यू आर यूजिंग इट टू कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब एक वही है कि डीकेइंग एलिमेंट है रेडियो इलेक्ट्रॉन वाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डीके कर रहा है, उसके डीके से जो थर्मल होता है आप उस थर्मल को हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हो। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट मशीन, इट इज अ पिनेकल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है, कि बहुत मुश्किल से आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाते हो। जस्ट बिकॉज एक आइसोटोप डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेडेशन से एनर्जी, हीट तो वैसे ही निकलती है, बस उस हीट को आपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियर रिएक्टर, वरना तो फिर सब लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, बहुत सारे पार्ट होते हैं। दिस इज नॉट अ रिएक्टर, ठीक है। और अगेन स्टेटमेंट नंबर 3 कि दे कैन यूज प्लूटोनियम 238। सो प्लूटोनियम 238 क्या है, सो इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सबको पता होगा। आरटीजीज कैन यूज, तो अगेन वही ब्रॉड है यहाँ जो मैंने मेंशन किया, कैन में। सो अगेन अगर यहाँ पे होता कि आरटीजीज कैन ओनली यूज प्लूटोनियम 238, तब बड़ा नैरो स्कोप हो जाता कि ओनली वाई ओनली प्लूटोनियम, वाई नॉट यूरेनियम।
बट यहाँ तो एक जेनरिक सा दे दिया ना कि आउट ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट कैन यूज प्लूटोनियम एज वेल। तो ठीक है, जेनरिक सा सही है, सो स्टेटमेंट बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो नहीं आते हुए मैंने इसको कर लिया, और देखो यहाँ कैंडिडेट ने यहाँ पे डी कर दिया था, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो नहीं समझ पाई इस बात को। सो पीवाईक्यू के एनालिसिस से यही थोड़ा सा सीखने को मिला था। ठीक है। ठीक है विद्यांशु, जस्ट टू इंटरजेक्ट अगेन, आर ओल्ड हम्म। फ्रेंड्स आर सेइंग कि प्रीलिम्स में बार बार फेल हो गया, अगेन नाम चेंज करके आए हैं, कैन वी रिलाई ऑन दिस ट्रिक्स, आर दिस ट्रिक्स और व्हाट आर दिस, व्हाट वुड यू से? सर दीज आर माई लर्निंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अर्निंग्स है। एग्जामिनर कैसे सोचता है, या एग्जामिनर कैसे सोचता है? राइट। राइट। सो दैट थिंकिंग प्रोसेस विल रिमेन सेम, और it may not work all the time, but it will work 70-80% time, and we are only expected to be marginally above the cutoff. No one या is asking us to score 150 180 लॉजिकल, mark. दैट्स वेरी लॉजिकल। या Other people will score 80 70 80, you are just supposed to score 100, तो थोड़ा सा बस ऊपर निकलना है। या Again, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 12, so the candidate here has mentioned कि she has not attempted this paper, not this question, ठीक है, not attempted लिखा हुआ है, मेरा ये सही हुआ। So what I did, देखो आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो। सो इट इज सेइंग कि जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर, और नीचे लिखा है कि जाइंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सो अगर वहां पे देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि इन केस न्यूक्लियर रिएक्शन रेट इज वेरी क्विक इन जाइंट स्टार, तब तो वो जल्दी से एग्जॉस्ट कर लेगा सबको। ठीक है, वही आपने पढ़ा होगा सन में कि हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम। अगर सन में बहुत तेजी से जल्दी जल्दी हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाने लगे, उसका रेट बढ़ जाए, तो सन की लाइफ कम हो जाएगी ना, जल्दी सारा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर अगर वो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाए तो सन ज्यादा लाइफ उसकी होगी। तो आप खुद सोचो, स्टेटमेंट 1 और 2 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। तो मुझे भी ये नहीं पता था, बस बस मैंने कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन से ही दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। तो जो आपका स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी भी सेम है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो दो ऑप्शन तो यही गलत हो गए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सो वेरी ट्रू। नहीं आते हुए भी मैंने दो ऑप्शन को सीधे उड़ा दिया। Yes, what Vidyanshu is emphasizing on, guys, compatibility. हमारे क्लासेस हम्म। में डेमोलिश प्रीलिम्स में we call it compatibility test. Whether the given statements are compatible, whether they are हम्म। aligned or whether they are incompatible, polar opposite है. So that gives you good understanding whether आपको मार्क करना नहीं मार्क करना है. If you don't know the correct answer, correct answer है तो definitely आप मार्क करके आगे चले जाओगे. Yes, Vidyanshu. क्वेश्चन नंबर 13 अगेन यू सी, ऊपर में कैंडिडेट ने खुद भी लिखा है कि आई हैव रेड दिस इन पीवाईक्यू, सो पीवाईक्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट पीवाईक्यू से ये क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड बी डूइंग पीवाईक्यू। 14 में अगेन देखो, यहाँ पे वही 3 में से 2 करेक्ट होते हैं, ऑल्दो कुछ कहीं कहीं पे 3 करेक्ट भी बोल रहे, सो लाइक आई मेंशनड हियर कि Debatable है. थोड़ा डिबेटेबल है, बट लाइक आई हैव मेंशनड हियर कि इन 3 स्टेटमेंट 2 आर लाइकली टू बी करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे 2 करेक्ट वाला था, कहीं 3 भी है, लेट्स सी यूपीएससी के आंसर की क्या था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। Yes, yes. अगेन यू सी, यू रीड क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजेल्स आर बीइंग यूज्ड। तो वो क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजेल। ठीक है, सो व्हाट डिड आई मेंशन हियर कि ऑल करेक्ट इज अनलाइकली टू बी करेक्ट एक्सेप्ट इन क्वेश्चन जहां पे साइंस एंड टेक हो गया, एप्लीकेशन होगा। सो यू सी दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, 1 2 3 यहाँ पे तीनों है, सो ऑल करेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है। Also, it is very difficult for you to negate any of the given statements unless and until you have specific knowledge about those applications. हाउ Right. वुड यू नो कि यहाँ पे यूज नहीं होता है, Exactly. बहुत ब्रॉड स्कोप है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लेट मी शो यू। सो व्हाट आई हैव मेंशनड कि इन एनी क्वेश्चन वेयर यू हैव 4 डायरेक्ट ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन आपके पास बचता है, एक है वर्ड मैचिंग एंड वन इज ऑड वन आउट। तो अगर आप वर्ड मैचिंग करो, हियर यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव 4 डायरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, देखो Hmm. मैंने यहाँ पे देखा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, यहाँ पे स्टोरेज है, एक तो मेरे को यहीं पे मिल गया, Hmm. Hmm. और सेकंडली वहां पे ना मैंने थोड़ा लिंक कर लिया कि आप वहां पे एक्चुअली होता क्या है कि दे जब आपके पास एक्सेस वाटर का प्रोडक्शन होता है, तो आप क्या करते हो कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जब आपके पास डैम से होता है, तो उस एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से आप वाटर को लिफ्ट करके ऊपर में स्टोर कर लेते हो, और जब हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी पानी को फिर नीचे गिराता हो, उससे टरबाइन चलाता हो, एंड देन दैट टरबाइन इज यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो यू डोंट नीड एक्सपेंसिव लिथियम आयन बैटरीज टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। सो Hmm. ऐसे होता है। नाउ इफ यू सी एट ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज कि इरिगेशन ऑफ टेरेस क्रॉप फील्ड। तो सिर्फ टेरेस क्रॉप फील्ड क्यों, व्हाई नॉट ऑल क्रॉप फील्ड?
सो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था कि if a statement has very narrow scope then that is likely to be wrong, if you can see in the screen. ठीक है कि नैरो स्कोप को काट देना है. सो देखो, अगर टेरेस क्रॉप फील्ड है तो व्हाई नॉट टेरेस में मैं कुछ और कर लूं, व्हाई ओनली टेरेस क्रॉप फील्ड, व्हाई नॉट अदर क्रॉप फील्ड. स्टेटमेंट नंबर 2 तो और भी बेकार है कि लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, तो व्हाई ओनली सीरियल. फिर राइस क्यों नहीं, व्हीट क्यों नहीं, बार्ली क्यों नहीं, भाई उसमें क्या बुराई है. शुगर केन क्यों नहीं, उसको तो और पानी चाहिए. ठीक है, व्हाई ओनली सीरियल. सो यू सी दीस थिंग्स आर वेरी लिमिटेड स्कोप. कल को अगर आप सीरियल क्रॉप के लिए पंप्ड स्टोरेज बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर फिर तो मैं शुगर केन के लिए भी कर लेता, राइस के लिए भी कर लेता. ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तो हम वाटर को स्टोर ही करते हैं, वहां पंप क्यों करना. ठीक है. So option A, B, D were very abrupt और narrow scope. C was having wide scope और वहां पे स्टोरेज वर्ड भी मैच हो रहा था. सो मेरे को भी नहीं आता था एग्जाम में. आई जस्ट यूज माई लॉजिक ऑफ डिडक्शन. ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 अगेन, लाइक आई वाज मेंशनिंग कि आपको ऐसे क्वेश्चन में व्हेनेवर यू हैव 4 डायरेक्ट ऑप्शन यू हैव टू गो फॉर वर्ड मैचिंग. तो देखो, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज होता है. यू रिमेंबर घर में हमारे आरओ होता है, तो आरओ हैज दिस मेम्ब्रेन टू सेपरेट सॉल्टी वाटर विथ अदर वाटर. और यहाँ पे स्टेटमेंट डी क्या है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट. तो घर में भी आरओ में मेम्ब्रेन होता है, यहाँ भी मेम्ब्रेन है. सो दिस मेम्ब्रेन आई वाज एबल टू रिलेट. वहां पे घर में आरओ पिक करते हैं कि गंदा पानी से साफ पानी है, यहाँ भी हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं. और द सेकंड थिंग इज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर. सो इफ यू लुक एट दिस वर्ड बायो, सो एग्जाम में मैंने क्या सोचा कि वी हैव वाटर, वेस्ट वाटर, सो वी कैन यूज सम फंगस, सम एल्गाई दैट कैन डिकम्पोज दैट वेस्ट. ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं वो बायो रेमेडिएशन, बायो जिपिंग वगैरह वगैरह. सो दीज फंगस वगैरह दे कैन टेक केयर ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट. तो ऐसे मैंने एग्जाम में दोनों वर्ड को रिलेट किया था कि मेम्ब्रेन को मैंने आरओ में देखा एंड बायो मीन्स देयर इज समथिंग लिविंग इन इट. तो वो एल्गी, बैक्टीरिया, वो सब यूज हो जाते हैं वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करने में. Again, statement number 20. So if you see my rule, कि whenever you have 4 direct option, वहां पे we can go for odd one out as well. So देखो, bond market, forex market, stock market, ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें, they are all interrelated. But money market तो सिंपल है. मैं 5 लाख का किसी से लोन लूँ, that is money market. That is the difference if you read in economics. तो एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. इफ द टर्म इज लेस देन 1 year, इट इज मनी मार्केट. सो मनी मार्केट इज ऑड वन आउट. और ऊपर आप टर्म देखो क्या लिखा है, कोलैटरल, बोरोइंग, लेंडिंग. दीज आर थिंग्स दैट वी हियर इन आवर डेली लाइफ एज वेल, कि मैं बोरो कर रहा हूँ, घर को कोलैटरल पे रख दिया, मैं उसको लेंड कर रहा हूँ, तो मनी से ये रिलेटेड है. ठीक है. और एनीवे बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, सब में एक मनी मार्केट ही ऑड वन आउट है. ठीक है, सिंपल मनी से हम कर रहे हैं. Will come to you, Uru. Uru will come to you. आप बोल रहे हो कि सर I knew many of these tricks, just got hesitant while solving, overthinking ruined. So यही तो difference है, knowing something and implementing what you know, right? And that's why Vidyanshu is here with you. You'll have to practice this a lot. Individual level पे आप करो, कोर्स में भी हम कराने ही वाले हैं. ठीक है. Yes, Vidyanshu. So जैसे क्वेश्चन नंबर 21. So like I've said कि whenever you have 3 statement, 2 are likely to be correct. यहाँ देखो ना, यूपीएससी itself is giving you hint. कहाँ से मैंने इसको डिड्यूस किया, दिस इज हाउ आई लर्न दीज थिंग्स. कि देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, यू हैव 3 ऑप्शंस और यहाँ पे एक करेक्ट है, बट इफ यू लुक एट बी एंड सी ऑल्सो तो वहां पे भी दो दो ही दिए हुए हैं. सो फ्रॉम दिस इज वेयर हाउ आई डिड्यूस्ड कि जहाँ पे 3 होते हैं मोस्टली दो दो ही करेक्ट होते हैं. सो इन केस 2023 का पेपर आता है जहाँ पे ये 3 नाम दे दिया और क्वेश्चन था कि 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, 3 पेयर ओनली. मेरे को अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर 2 पेयर. ठीक है. तो सी दिस इज हाउ आई लर्न कि दो पेयर वाले करेक्ट होते हैं. सो देखो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में दो दो पेयर ही हैं. Yeah. और ऑल करेक्ट बहुत कम होता है. Otherwise, this is a very difficult question. बच्चों को ये काफी हाँ, मुश्किल लगा था पेपर में. हाँ. एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि ऑल करेक्ट बहुत कम होता है. ठीक है. वन मोर थिंग कैंडिडेट्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि अब ज्योग्राफी का वेटेज बहुत बढ़ गया है. मैपिंग तो वैसे भी 10 क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, इस साल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा आ गया. ठीक है. सो ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से कर लेना है. आई हैव मेंशन्ड द सोर्सेज एज वेल ज्योग्राफी में. देखो दिस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना कि दीज क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रिक नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया है. सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चन आई हैव मेंशन्ड द सोर्स कि आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही करनी है. आई विल शो यू हियर एज वेल. See, in my sources as well, I have mentioned कि geography I did NCERT 9 to 12. तो मैंने NCERT mostly geography से ही किया है. So यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 22 NCERT क्लास 11 से डायरेक्टली आया था, पेज नंबर 64. दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्ट. ठीक है. 23 इज फ्रॉम जीसी लियोंग. अगर मे बी आप कर लो, मे बी नहीं कर लो, बट जीसी लियोंग इज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक इन
ज्योग्राफी। तो ये जीसी लियोंग का क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी है, पेज नंबर 78-79 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन एनसीईआरटी, और ये पीवाईक्यू में भी आया 2016, 17, 22 में सिमिलर थीम्स बार बार रिपीट हुआ है ये वाला। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा एज वी क्वेश्चन, डिस्कस्ड ऑन फोन, जीसी लियोंग का वेटेज और बढ़ गया है। लाइक देयर वाज अ टाइम अ फ्यू हाँ। इयर्स अगो जीसी लियोंग बिल्कुल भी इररिलेवेंट हो गया था, बट नॉट नाउ। हम्म, हम्म। क्या? और क्वेश्चन नंबर 26 ना, इवन लास्ट ईयर 2023 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कॉन्गो बेसिन, जहाँ पे ऑप्शन मतलब ये था। तो दिस इज हाउ पीवाईक्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट, और ये मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज में भी था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक टेस्ट सीरीज को ढंग से कर लेना, 10-15 क्वेश्चन तो हेल्प कर ही देंगे, बाकी जो आप वहां से सीखोगे वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 इज अबाउट पीएफएएस। ठीक है, कि with reference to PFAS, they are used in making many consumer product. Consider the following statement. कि ठीक है, PFAS are found widespread in drinking water, food packaging material. So there is a concern regarding that is why it is in use. मेरे को नहीं पता था, but this is a very generic statement कि if you are using something in consumer product, तो it is possible that वो it is found। देखो वेस्टर्न मीडिया में क्या होता है कि किसी ने छोटा सा भी कुछ बोल दिया तो वो चीज बहुत न्यूज हो जाती है, किसी पॉलिटिशियन का एक वर्ड भी आ गया तो लेटेस्ट है कि किसी पैकेजिंग में अगर कहीं भी आ गया, थोड़ा सा भी वो न्यूज में आ गया, तो हो जाएगा कि अरे देखो ये तो मिल रहा था फूड पैकेजिंग में। ठीक है, सो ये फूड मटेरियल में होता है। कुछ कंसर्न है तभी तो वो पूछ रहे हैं कि दे आर नॉट इजिली डिग्रेडेड। पीएफएस इज जस्ट अ केमिकल। अब इस केमिकल को हजारों तरह की कंपनी बनाती होंगी, हजारों तरह का प्रोडक्ट होगा, कोई चाइना बनाता होगा फालतू क्वालिटी का लेटर से पीएफएस। तो अगर कहीं का भी पीएफएस इजिली डिग्रेड नहीं हो रहा है तो वो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया ना। आप खुद से सोचो कि इसको अदरवाइज प्रूफ करना बड़ा डिफिकल्ट था। दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट कि ठीक है, पीएफएस आर नॉट इजिली डिग्रेडेड। ठीक है, अगर कहीं भी अगर वो एक्सेप्शन आ गया तो दिस स्टेटमेंट इज बाउंड टू बी राइट। और अगेन थर्ड स्टेटमेंट की परसिस्टेंट एक्सपोजर कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन। सो जिन्होंने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा दे वुड हैव रेड अबाउट बायो एक्यूमुलेशन। और अगर एक्सपोजर हो रहा है तो एक्यूमुलेट करेगा बॉडी में, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा है, इट इज यूज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, दैट इज क्वेश्चन। इट इज पीएफएस इज यूज्ड इन मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, परसिस्टेंट एक्सपोजर हो रहा है, तो एनिमल के बॉडी में बायो एक्यूमुलेट हो रही है। सी ऑल दिस इज वन थिंग इज रीइंफोर्सिंग द अदर। ठीक है, कैसा लिंक कंपैटिबल, डेवलप हो गया। या कंपैटिबल। हाँ, तो ये पीएफएस अदरवाइज क्या था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, बट एग्जाम में ऐसे ही लॉजिकली सोचते सोचते तीनों सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, देखो अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और मैंने तो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम क्लियर किया, फिर भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ यू सी देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन है और यहाँ पे इन्होंने पेयर पूछा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3। सो आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड हियर कि 5 में 3 करेक्ट होता है। इफ यू सी इवन एवर यू हैव 5 स्टेटमेंट, 3 आर लाइकली टू बी करेक्ट। और यहाँ पे वो था, बट लाइक माई रूल वाज कि मैं तुक्के नहीं मारता, वेन एवर आई एम एबल टू डिड्यूस 1 और 2 ऑप्शन, तभी फिर मैं इसको आगे यूज करता हूँ। आई डिड नॉट नो, सो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बट यू सी वो 5 में से 3 सही होने वाला रूल यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, सो again 29 was very difficult, I did not attempt these questions. Question number 31 again from geography, again from NCERT का physical geography class 11. This question has come directly, so geography में NCERT becomes very important, especially class 11 का। Even other questions were from NCERT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11। देखो कितना रिपीट हो रहा है, एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। 32 अगेन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ऑल्सो और फ्रॉम देखो विच, हाँ हाँ बोलिए सर। ऑल्सो फ्रॉम पीवाईक्यू, फोन पर जब हम बात कर हाँ रहे थे 33 के बारे हाँ में। हाँ सो सेम क्वेश्चंस बार बार आ चुका है पीवाईक्यू में व्हेन इट कम्स टू वोल्केनिक डेब्री। हाँ। और हाँ, और अगेन ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि डिब्री में क्या होगा, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट जो मैं बोल रहा था। सो लाइक आई वाज सेइंग इन साइंस एंड टेक क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर ऑल करेक्ट, वो हो सकता है। सो इसका था दिस मैप ऑफ आइसोथर्म, अगेन दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, 35 वाज डिफिकल्ट एंड आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस। ठीक है, और फिर 36 अगेन, when you observe previous year question, every year question will come on river, कि river का tributary, river का map, river का origin, which hill it is originating, ठीक है, which river passes through what state. This year they have asked about tributaries of Ganga, so वो PYQ का theme repeat हो रहा है। So this is what I was saying कि previous year question will not likely come as it is, very unlikely, मतलब 4-5 question आएंगे, but 20-25 question themes will be repeated। कि last year they asked about okay, ठीक है, वो रिवर का origin क्या था, this time they asked about tributary of this river। ठीक है, so that theme is getting repeated again। 37 again question एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया है।
39 अगेन देखो वो पूछ रहे हैं कि रिवर का वाटरफॉल, तो वही मैं मेंशन करूँ कि कभी रिवर पूछेंगे, कभी ट्रिब्यूटरी पूछेंगे, कभी रिवर में कोई लेक होगा, उसका कोई रामसार साइट होगा, इफ यू नो रामसार साइट, तो वो होगा। कोई वाटरफॉल हो गया, इस बार वाटरफॉल पूछ दिया, तो वो रिवर को आपको ढंग से जो भी मेजर रिवर्स हैं उनको समझ लेना है। ठीक है। और ये नर्मदा रिवर स्वर्ण रेखा नदी पे क्वेश्चन आया था इन 2021, स्वर्ण रेखा पे डायरेक्ट आया था कि स्वर्ण रेखा विच ऑफ द फॉलोइंग आई थिंक ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया एंड फ्लो टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ऐसा कुछ आया था। एंड देयर वन ऑप्शन वाज स्वर्ण रेखा नदी। आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, तो स्वर्ण रेखा इज माय नेटिव रिवर, मेरे घर के बगल में, सो आई न्यू दिस। बट इन 2021 स्वर्ण रेखा आया था। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को आपको फिगर आउट करना है, और बहुत ज्यादा नहीं तो 2024 से 2013 का लास्ट का 10-11 साल कर लो। ठीक है। सो देखो यहाँ से स्वर्ण रेखा डायरेक्ट आ गया तो डिड्यूस हो जाता। ठीक है। एंड लाइक आई सेड कि मैपिंग वाले में ट्रिक नहीं लगाना। अभी अगर आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे थे 3 में 2 करेक्ट होता है, तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि डोंट अप्लाई दीज ट्रिक्स इन मैप एंड इकोनॉमी का क्वेश्चन, बिकॉज वहां पे वो सब नहीं एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नॉलेज से करना है। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन देखो वो मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैप कितना रिपीट हो रहा है। 41 में लाइक दे हैव आस्क्ड कि सर्काडास फ्रॉग हॉपर। ठीक है, सिमिलरली ना 2020 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था कि रेड थ्रोटेड दिस, वाइट थ्रोटेड दैट, ऐसे 4 नाम दे दिए थे, और वो क्या था कि उसमें बर्ड था, तो ऐसे 4 जानवर के नाम दे देना, सो दैट थीम इज बीइंग रिपीटेड। हियर आई न्यू ओनली अबाउट सिकाडास, सो मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। वाई? अब इसको मैंने कहाँ से करेक्ट किया मैं बताता हूँ। इन 2020 अराउंड 20 क्वेश्चंस, सॉरी 10 क्वेश्चंस केम फ्रॉम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एनिमल्स एसोसिएटेड। सो इन 2020 आई रियलाइज्ड कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें जो भी फ्लोरा फौना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ यू सी माई स्ट्रेटजी नोट्स हियर, हाँ देखो इन मैपिंग आई हैव मेंशन्ड कि एनवायरनमेंट में यू हैव टू डू दीज रामसर साइट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। ठीक है, सो आई हैव मेंशन्ड मैपिंग में। सो 2020 में so many questions came from national park, wildlife sanctuary, tiger reserve. So after that what I did was I made very detailed notes of all major national park or all major flora fauna found in India. ठीक है, सो वहां पे मैंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, केरला का। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड साइलेंट वैली? बिकॉज दीज नोएडी सिकाडाज आर नॉट देयर इन साइलेंट वैली। सो मेरे को वहां से पता था कि वो कीड़े होते हैं, कटर कटर करते रहते हैं, और वहां पे वो नहीं है, इसलिए वो साइलेंट वैली है। तो सिकाडा वर्ड देख के मेरे को याद आ गया कि अच्छा ये तो कीड़ा होता है जो साइलेंट वैली में नहीं था। सो यू सी हाउ PYQ इज रीइंफोर्सिंग ट्रू दीज ट्रू। थिंग्स। ठीक है। ऑल्सो वर्ड प्ले यूज करके यहाँ पर फ्रॉग हॉपर दिया हुआ है। द क्लोजेस्ट नेम दैट कम्स टू आवर माइंड इज ग्रास हॉपर। बचपन से ये हाँ नाम तुम सुनते आए हैं। सो फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर, द नेम quite strongly hints that it can be an insect. If you don't know the correct answer, you can go for that word play in the exam hall under exam pressure. Yeah. ठीक, सिमिलरली स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 42 देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, मेनी च्यूइंग गम्स आर फाउंड दैट आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट हो गया ना कि किसी च्युइंगम से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। आप कैसे निगेट करोगे? देयर आर 100 टाइप्स ऑफ च्युइंगम, अगर 2-4 भी हो जाए तो अगेन दैट दो चार भी आर मेनी। ठीक है ना, तो बहुत ब्रॉड सा जेनरिक सा स्टेटमेंट है ये। अगेन 40। कंसिडर्ड अ सोर्स, वहां पर लिखा है कंसिडर्ड अ सोर्स, आर अ सोर्स नहीं। मतलब वहां भी एग्जामिनर काफी टेम्पर्ड टोन ले रहा है, कुछ लोग मानते होंगे। राइट। सी क्वेश्चन नंबर 43 अगेन ये था। और ये किस एरिया से प्रोड्यूस होता है? मैं ट्रिक व्रिक नहीं, मेरे को नहीं आता था। आई डिड नॉट अटेम्प्ट, एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड कि ट्रिक्स को वो मैप वाले पे, इकोनॉमी वाले में नहीं लगाना है। देखो लाइक आई मेंशन्ड कि नन करेक्ट इज वेरी अनलाइकली, बट यहाँ पे नन करेक्ट हो गया। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि मैपिंग वाले क्वेश्चन में ये सब मत लगाना। ठीक है। 44, तो देर इज वन थिंग आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ प्लेसेस, ये सब रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पे वो सोच के मैंने UN वाले को काट दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 वाला मैंने काट दिया, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 3 में मैंने देखा कि एक सिंपल सा फन बता रहा है कि यहाँ पे, हाँ मुझे नहीं पता, वो मंडे को आएगा Guys, उससे Vidyanshu is पूछूंगा। being very honest and transparent here. So very when he says that उसका लॉजिक यहाँ पर फेल हो गया, when he says that organizations गलत होते हैं, यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो गई। सो यू नीड टू बी दैट ट्रांसपेरेंट, क्योंकि 100% एक्यूरेसी कैन नेवर बी क्लेम्ड। जैसे विद्यांशु हम्म, ने पहले बोला था 70 to 80% ही हम टारगेट करके चल रहे हैं। हम्म। क्या? ठीक है, आपको एनीवे 100 से ज्यादा स्कोर करना नहीं है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। सो ये ट्रिक्स वगैरह का ये है कि 70 to 80% में काम करेंगे, और दैट इज इनफ फॉर अ वेरी गुड स्कोर। ठीक क्या? है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 45 अगेन आई डिड नॉट नो दिस।
वेरी मच। बस स्टेटमेंट टू मुझे पता था कि चीताज ऑल्सो डू नॉट रोर, दिस वॉज वाइडली कवर्ड इन न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ चीता रिलोकेशन। ठीक है, बट देन यू सी क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर थ्री। ठीक है, सो व्हाट इट इज सेइंग कि अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बेस्ड बाय सेंट मार्किंग। तो देखो दो नेगेटिव पार्ट आ गए यहाँ पे, अनलाइक मेल लायन एंड मेल लेपर्ड्स डू नॉट। आई वाज ऑलरेडी सेइंग यहाँ पे कि whenever you have a negative statement, a negative statement narrow scope, तो वो गलत होता है मोस्टली। यहाँ तो दो दो नेगेटिव आ गए, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव और अल्ट्रा नेगेटिव ये हो गया कि अनलाइक मेल लायन एंड लेपर्ड्स डू नॉट। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसका स्कोप बहुत कम हो गया। और देखो द मोमेंट यू रिमूव थ्री यू डायरेक्टली गेट द करेक्ट आंसर। सो ये बात मैं सर को बोल रहा था कि सर आई हैव ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि मेनी टाइम्स यूपीएससी डज नॉट इवन वांट यू टू नो द आंसर, वो बस चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व करके एक रॉन्ग स्टेटमेंट को हटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने यही ऑब्जर्व किया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट का थोड़ा कम चांस होता है सही होने का। यहाँ दो दो नेगेटिव है, थ्री को आप काटो सीधे आंसर आ गया, आपको वन एंड टू जानने की भी जरूरत नहीं थी। अगेन यूपीएससी वाज एक्सपेक्टिंग यू टू टेक दैट रिस्क। आप हाँ रिस्क लोगे तभी इसको मार्क कर पाओगे। हाँ। सो द मोर यू डू पीवाईक्यू, द मोर यू ऑब्जर्व, आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा नेगेटिव वाला रॉन्ग था, वो आपने सीखा, सीधा आंसर आ गया यहाँ से। अदरवाइज इतना किसी को नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 million फार्मर्स। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप कोचिंग वालों का वो करंट अफेयर का मटेरियल देखोगे ना, 1000 इनिशिएटिव भरे होते हैं, दिस इनिशिएटिव दैट इनिशिएटिव। नाम याद रखना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, उसके बारे में याद रखना तो भूल ही जाओ। ठीक है, सो नो बडी नो, मैंने कि कभी 100 million फार्मर का नाम ही नहीं सुना था कभी। ठीक है, बट व्हाट डिड आई टेल यू यहाँ पे कि whenever you have a question with 4 direct option, तो you can go for word matching, थोड़ा वर्ड प्ले करो, थोड़ा फिगर आउट करो कि कौन सा रीजनेबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, और स्कोप जो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के स्कोप शुड बी स्लाइटली ब्रॉड, नैरो स्कोप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या बात हो रही है, 100 million फार्मर, 100 million इज अ वेरी बिग नंबर, 10 करोड़ फार्मर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट टू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट एज एन इंटरनेशनल अलायंस ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। एक तो तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करो जो कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री और भी कम करते हैं, अब 10 करोड़ फार्मर तुम लाओगे कहाँ से? ठीक है, तो इसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो गया। स्टेटमेंट सी देखो, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, उसमें ब्लॉकचेन भी घुसा दिया, क्विकली एंड सिक्योरली भी कर लिया, सी द वर्ड्स दैट आई हैव हाइलाइटेड विद रेड पेन। ठीक है, बहुत ज्यादा फेंकना शुरू कर दिया इसमें। सो वही मैं बोला था कि अगर कोई वर्ड बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर नैरो है या बहुत एक्सट्रीम है, सॉरी अगेन लाइक आई प्रीवियसली मेंशन्ड, आई एम वेरी सॉरी, आई शुड हैव मेंशन्ड वर्ड एक्सट्रीम, कि जहाँ पे एक्सट्रीम होता है वो स्टेटमेंट थोड़े इनकरेक्ट होते हैं या बहुत ज्यादा फैक्ट होता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम घुस गए स्टेटमेंट सी में कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कर देंगे, फुल्ली इंटीग्रेट कर देंगे, ब्लॉकचेन भी घुसा देंगे, क्विकली कर लेंगे, सिक्योरली कर लेंगे, तो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। इट इज वेरी अनलाइकली टू बी। ठीक है, करेक्ट। तो दो को तो मैंने ऐसे देखते देखते काट दिया। नाउ द थिंग वाज अबाउट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो वहां पे देखो ये क्या है, ऑप्शन डी इसकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एग्री बिजनेस कंसोर्टियम करेंगे जिसको ग्लोबल मार्केट में सेल करेंगे। सो ये ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी इंडिया में, इसमें कोई नई बात नहीं है। एंड आई रेड इन बजट एज वेल, आपको बजट पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी में, कि बजट में आपको वहां पे पढ़ोगे कि इंडिया अभी रिसेंटली 3,000 नया वो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम क्रिएट कर रही थी। तो कहाँ हमारा बजट बोल रहा है 3,000 हमको एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बनाना है, कहाँ ये 10 करोड़ फार्मर पे पहुंच गए। तो मेरे को ये थोड़ा अनरीजनेबल लगा। नाउ यू गो एट स्टेटमेंट नंबर वन। तो ये क्या बोल रहा है कि वी आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो फार्मर रेजिलियंस। तो ये तो पूरा वर्ल्ड देख रही है ना, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, वर्ल्ड में करोड़ों फार्मर है। हाँ, इंडिया में अकेले 30-40 करोड़ फार्मर है। पूरे वर्ल्ड में हमको उठा करके 10 करोड़ फार्मर को ये बोलना है कि हम चलो यार नेट जीरो की तरफ जाते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस फेस करिए। देखो बहुत ब्रॉड सा, बहुत जेनरिक सा बात है ये। क्लाइमेट चेंज से हर फार्मर एसोसिएटेड है, हमको उसकी तरफ ट्रांजिशन करना है। एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग। तो बहुत सिंपल सा है कि ठीक है, आपने एक फार्मर को 1 घंटे का सेशन भी दे दिया तो हो गया कि चलो हम फार्मर को अब सिखा रहे हैं कैसे नेट जीरो करना है। सो मैंने ये मारा यहाँ से, मेरे को नहीं आता था, मैंने कभी नाम नहीं सुना था इसका। But I knew कि UPSC does not even expect me to know. UPSC wants me to brainstorm in the exam itself. और ये सब क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि 70-80% बच्चे वहीं पे गिव अप कर देंगे देख के, और मैं तो दिमाग लगा लूंगा, तो समाउ यहाँ पे मैं कंपटीशन से आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड के साथ दिमाग लगाना है। एग्जैक्टली करना इनफैक्ट वही है। विद्यांशु, जैसे हाँ तुम बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन देख के तुम खुश हो जाते हो, राइट, हाँ और हाँ बाकी सारे कई सारे बच्चे तुमको पता है कि यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। सो बीइंग इन हम्म, दैट एलिट ग्रुप जिनको मुश्किल क्वेश्चन देखकर खुशी होती है, क्योंकि आंसर किसी को नहीं पता है, अब तुम्हारे पास चांस है आंसर डिराइव करने का, हम्म, राइट, एंड दिस विल कम ओनली विद प्रैक्टिस।
यस विद्यांश। 2023 के पेपर में भी ऐसा बहुत सारा था, मैं सर के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सिमिलरली देयर आई हैव मार्क दीज थिंग्स, तो वहां भी वर्ड प्ले वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो मेरे सारे सही हो गए थे दिमाग लगा के। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 की, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। तो वही साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट आप क्या कर सकते हो, बैटरी अलग अलग घर में बटा हुआ है, बायोमास रिएक्टर आप छोटे छोटे क्रिएट कर सकते हो, फ्यूल सेल गाड़ी में भी लगता है, घर में भी लगता है, रूफ टॉप सोलर वोल्टाइक। इसको अदरवाइज प्रूफ करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ वुड यू नो कि वो क्या बोलते हैं फ्यूल सेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लाइक आई सेड कि साइंस एंड टेक में ऑल करेक्ट इज वेरी लाइकली टू बी देयर अनलेस यू नो अदरवाइज। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी ऑफ देम हैव पॉइजनस स्पीशीज, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग। देयर अगेन मिलियंस ऑफ स्पीशीज होंगे बटरफ्लाई के, फिश के, फ्रॉग के, कोई एक भी पॉइजनस हुआ तो फिर तो वो करेक्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू में 2022-23 में सिमिलर आया था कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पॉइजनस, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लाइक दिस, तो वहां भी सारे करेक्ट थे। 2023 का ये क्वेश्चन था आई थिंक। तो वही थीम रिपीट हो रहा है कि भाई जो आपने सीखा कि वो सम आउट ऑफ सो मेनी। सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएंगे पर मैं पीडीएफ सर को दे दूंगा, सर विल शेयर विथ यू, हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक हम्म स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं जहां पर लर्निंग वैल्यू ज्यादा है। राइट, हम्म। कंपैटिबिलिटी टेस्ट हम देख चुके हैं, हाँ, डज नॉट इम्पोर्ट निगेशन हम देख चुके हैं। इसके अलावा अगर कुछ और लर्निंग वाले हैं तो उनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 51, again, if you see first statement, there is instability and worsening security in Sahel region. और सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देयर इज मिलिट्री कू एंड टेक ओवर इन साहिल रीजन। तो देखो साहिल रीजन तो फॉर श्योर इट इज आवर क्वेश्चन, तो साहिल रीजन की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि साहिल रीजन इज रॉन्ग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साहिल रीजन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कि देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि देयर इज मिलिट्री टेक ओवर कू डेटा इन many region. So देखो both are reinforcing each other कि why is there instability, because there is military takeover and coup d'etat. तो मिलिट्री टेक ओवर होगा तो इंस्टेबिलिटी होगी, मीन समथिंग इज रॉन्ग विद गवर्नमेंट। ठीक है, मिलिट्री टेक ओवर को बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती है, इंस्टेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल चैलेंज। तो सी हाउ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। सो सी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो एवरीथिंग, एग्जाम हॉल में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, लाइक आई वाज सेइंग 30-35 क्वेश्चन आते थे, बाकी नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यार, अगर कभी भी किसी भी साल आ गया होगा एप्पल तो फिर तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हाउ डू यू नो अदरवाइज, यहाँ काट दो डायरेक्ट आंसर निकल गया। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 देखो, इट इज अ वेरी जेनरिक की, ठीक है, इंडियन लॉ प्रोहिबिट्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कितनी रीजनेबल बात है कि जब तक अथॉरिटी आपको ना बोले तब तक आप जीएम क्रॉप को नहीं ला सकते हो। जिन्होंने बाकी पढ़ा होगा, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार आया, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इट इज अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो ये कुछ बहुत बार पीवाईक्यू में आया, सो यू विल नो कि देयर इज दिस जीईएसी अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सो वो जीईएसी अप्रूव करते हैं। स्टेटमेंट 2 इज वेरी जेनरिक। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि 1 इज रॉन्ग बट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 जो था कि बिल स्पेंडिंग इन लोकसभा, बहुत बार पीवाईक्यू में आया है। 53 अगेन विथ रेफरेंस टू स्पीकर, पीवाईक्यू में आया है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, इतना टाइम नहीं है, बट आप देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन मेरे को कभी नहीं पता था ये नेट जीरो वाला, कभी नाम भी नहीं सुना। बट इफ यू सी द स्टेटमेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। तो अगेन एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया होगा। देखो एक बात मैंने पहले बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के नाम रॉन्ग होते हैं, बट हियर यू सी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर डीलिंग विद यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन यूनियन। तो फिर यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगा ना, दोनों में तो उसकी ही बात हो रही है। सो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग का तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। सो यूरोपियन यूनियन की बात चल रही है स्टेटमेंट 2 में, और स्टेटमेंट 1 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास किया यूरोपियन यूनियन के लिए। सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब आपको यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में देखना है। सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास कर दिया, चलो ठीक है मान लेते हैं, वी डोंट नो, जेनरिक स्टेटमेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 आप देखो। सो व्हाट इट इज सेइंग कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल इट्स ओन क्लीन एनर्जी बाय दैट टाइम। देखो फर्स्ट क्या है कि यूरोपियन पार्लियामेंट यूनियन जो है वो 2040 तक डेवलप करेगा। यहाँ मैंने क्या लिखा था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी मोस्टली रॉन्ग होता है, ईयर रॉन्ग होते हैं। तो देखो ईयर है, नंबर है, परसेंटेज है, ईयर 2040, मैं यही देख के डाउटफुल हो जाता हूँ कि ये सही होगा कि नहीं। और एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था
मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की एक स्टेटमेंट है, एक सेकंड स्टेटमेंट दे हैव आल्सो एडेड। सो एक सही के साथ उन्होंने एक गलत ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर। सो ये जो एंड देयरफॉर है, नाउ दे हैव एडेड अ सेकंड स्टेटमेंट एज वेल। तो ये मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, द मोमेंट आई सी इट, द वेरी मोमेंट आई गेट सस्पिशियस। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके काट दूंगा, बट आई बिकम सस्पिशियस। ठीक है। एंड नाउ यू रीड द अदर स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन एनर्जी। सारी क्लीन एनर्जी ये खुद से ही बना लेगा। व्हाट इज रॉन्ग इन इंपोर्टिंग क्लीन एनर्जी इफ यू हैव इनफ मनी? अल्टीमेटली आपको कार्बन न्यूट्रल होना है, और क्या बाय दैट टाइम 2040 तक सब कुछ बना लेना है, खुद से बना लेना है। देखो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि 2040 लाना है, क्लीन एनर्जी बनाना है, सारा खुद से बनाना है, उसी टाइम बना लेना है। अगर इसमें से एक भी फैक्ट गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो या एग्जामिनर क्या करता है कि एक सही स्टेटमेंट उठाता है, उसमें कोई फैक्ट मैनिपुलेट कर लेता है। ईयर 2035 होगा, मे बी उसको 2040 कर दिया। अगर होगा कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, तो उसने डाल दिया कि खुद से ही सारा कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम एग्जामिनर्स माइंड। ये आप पीवाईक्यू से सीखोगे। ठीक है। इसी चीज को गाइज हम अपने सेशंस में बोलते हैं रूल ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अब मुझे क्वेश्चन सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन दो स्टेटमेंट को साथ में जोड़कर फर्जीवाड़ा किया जाता है और मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाई जाती है। दृष्टि बोल रही है सर इट्स अ टेरिफिक सेशन। यस आई नो इट्स अ टेरिफिक सेशन एंड विद्यांशु इज गुड एट व्हाट ही डज। यस विद्यांशु। अगेन अगेन सेम थिंग। फिर से देखो, मैंने क्या बोला, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। जैसे वो मैंने फार्मर वाला बताया था कि ये टेक्नोलॉजी ला देंगे, ब्लॉकचेन ला देंगे। सो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड है, हाई फाई है, तो उसको मैं देख के काट देता हूँ। और यहाँ पे अगेन यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, वहां कॉमा लगाया, बट लगाया, एक सेकंड स्टेटमेंट घुसा दिया। मतलब जहां भी वो दो स्टेटमेंट घुसा रहे हैं एक ही जगह, यू हैव टू बी रीजनेबली सस्पिशियस। मैं नहीं बोला कि डायरेक्टली काट दो, बट यू हैव टू बी सस्पिशियस। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। सो अगेन यू सी क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। चलो ठीक है, मे बी, एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। सो देखो ये ना सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने ऐड कर दिया कि पहला पार्ट था अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट फ्लीइंग ऑफ पीपल। उसको इन्होंने प्रिवेंट कर लिया, तो दो स्टेटमेंट को इन्होंने ऐड कर दिया। या सो लाइक आई वाज टेलिंग कि जहां भी उन्होंने दो स्टेटमेंट को ऐड कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, वो मोस्टली रॉन्ग होता है। there was a similar question in 2022. I believe you must be remembering it. कि सेंट जेवियर had died in Goa and then he was buried there. इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट था। अगेन अननेसेसरली दो चीजों को साथ में जोड़कर मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट वहां पर भी बनाई गई थी। और सर 2023 में था एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स वाला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का या ट्रस्ट वाला वो जो बॉन्ड होता है, तो उसमें था कि इनविट पे इनकम इज नॉट चार्ज, बट उस पे जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो दैट इज टैक्सेबल। सो एक उसका इनकम था और एक उसका रेवेन्यू का इनकम, दोनों का टैक्स का बात किया था। तो एक्स इज फर्स्ट टैक्सेबल, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट घुसा दिया। हाँ एक्स इज टैक्सेबल बट वाई इज नॉट टैक्सेबल। जी अगेन जी। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग। यस। दो अलग अलग चीजों को एक स्टेटमेंट में घुसा दिया। तो ये अगेन तो मैंने इसको नहीं सुना था, बट यहाँ से और द मोमेंट स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, यू डायरेक्टली गेट द आंसर। ट्रू ठीक है। ट्रू। सो देखो यही मैंने 57 के ऊपर मेंशन किया कि डायरेक्टली गेट द आंसर बाय एलिमिनेटिंग अ मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। बाकी आपको पढ़ने की भी नहीं जरूरत है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि मत पढ़ना, पर मतलब मैं देखो देखो कि डायरेक्टली कैसे आ रहा है आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, या यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं कि दिस स्कीम guarantees minimum package to women in their second third trimester and 6 month after delivery। तो देखो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, कितनी सारी फैक्ट है। व्हाट इफ इट इज अबाउट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, व्हाट इफ इट इज अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर एंड देन 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। इतना सारा फैक्ट है, एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है इसको मैनिपुलेट करना। बट इफ यू लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट की, अंडर दिस स्टेटमेंट, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर वाला विल प्रोवाइड केयर, इट कैन वॉलंटियर टू अ नियर बाय गवर्नमेंट फैसिलिटी। तो एक पॉजिटिव फीचर की बात करा, वो बेचारा वॉलंटियर करेगा, तो इट इज अ जेनरिक स्टेटमेंट, इट इज अ पॉजिटिव फीचर। सो देयर आई हैव मेंशनड कि ब्रॉड स्टेटमेंट जेनरिक या पॉजिटिव फीचर, इट इज लाइकली टू बी पूछ रहा है करेक्ट। कि सर व्हाट इज मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। आखिरी में हम इस पर डिटेल में आपके क्वेश्चंस लेंगे। अभी शॉर्ट में इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच द एग्जामिनर द पेपर सेटर हैज फ्रेम्ड इनकरेक्टली, और उस इनकरेक्ट फ्रेम करते हुए जो मेथड उसने यूज किया है उस मेथड को हम आइडेंटिफाई करके
ये समझते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज मोर लाइकली टू बी मैन्युफैक्चर्ड और इनकरेक्ट। यस विद्यांशु। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 अगेन स्कीम इज 21 ईयर टू 40 ईयर, सो लाइक आई सेड कि नंबर्स आर रॉन्ग और एग्जामिनर की डिस्क्रिशन बहुत हो गई ना, व्हाट इफ इट इज फ्रॉम 18 ईयर्स, ठीक है, अप टू 60 ईयर, तो वो नंबर्स आर लाइकली रॉन्ग लाइक आई मेंशनड हियर कि देखो ईयर नंबर परसेंटेज द मोमेंट आई सी इट आई बिकम सस्पिशियस। अगला क्या है कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 इज एक्चुअली अ फैक्ट अबाउट दिस स्कीम। तो जिन्होंने बहुत फेमस स्कीम और एक बेसिक फैक्ट है कि 3000 उनको पर मंथ मिलता है वहां पे, ठीक है। और ठीक है, ये सब देख लेना, दीज आर सिमिलर। 62 बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे भी नहीं आता था। सो क्वेश्चन नंबर 62, सो like I have mentioned कि name of organization body and in that same sense name of country they are likely to be wrong. So यहाँ पे था consider the following statement about exercise मित्र शक्ति. So it was between India and Bangladesh. So मेरी understanding थी कि name of organization, name of person they are likely to be wrong. So यहाँ पे मुझे लगा कि by same logic country can also belong to India और बांग्लादेश, मैंने देख के काटा। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है, ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन, ये नहीं लिख रहा वाज द ओनली गोल, वाज अ गोल, मतलब कि अमंग मेनी गोल्स दिस वाज वन ऑफ द गोल काउंटर टेरर। और इंडिया वैसे भी टेररिज्म का विक्टिम है, तो काउंटर टेरर की तो इंडिया बात करता ही है हर प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट 2 and 4 आई डिड नॉट नो, व्हाट आई न्यू वाज कि पुणे में इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत मेजर एयरबेस है, ये मैं जानता था, लेहगांव एयरबेस इट इज कॉल्ड। सो ये मैं जानता था कि पुणे में मेजर एयरबेस है। सो क्या लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि इट कमेंस्ड इन पुणे, और फोर्थ में बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्टिसिपेंट। तो अगर पुणे में है, पुणे में बहुत मेजर एयरबेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन एयरफोर्स होगा। सो बोथ थिंग्स आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर, सो 2 and 4 बोथ विल बी देयर, ठीक है। कंपैटिबल। एंड 3 इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में सुना भी नहीं था और चारों स्टेटमेंट का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, नहीं गॉट इट राइट। यहाँ पे देखो, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द वन हु रिकॉग्नाइजेस स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो वही मैं बता रहा था कि नेम ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जहां भी होते हैं ये सब गलत होता है। तो उन्होंने क्या होगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर को डाल देंगे, गवर्नर की जगह पे सीएम को डाल देंगे, कभी सीएम की जगह पे पीएम को डाल देंगे। यही पे एग्जामिनर के पास डिस्क्रिप्शन होता है मैनिपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे एक देखो बच्चा क्वेश्चन पूछ नंबर रहा है, 60। एक बच्चा हाँ, पूछ रहा है सर, डज दिस टेक्निक्स वर्क फॉर कोचिंग टेस्ट सीरीज, बिकॉज सर कोचिंग टेस्ट सीरीज पेपर्स एंड यूपीएससी पेपर्स आर मच डिफरेंट। इसके ऊपर विद्यांशु डेफिनेटली आखिर में बोलेगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दूं, हमारे टेस्ट में आप ये अप्लाई कर पाओगे, विल बी लॉन्चिंग एन अफोर्डेबल वर्जन ऑफ टेस्ट सीरीज विच विल बी वेरी एंकर्ड टू द रियल एग्जामिनेशन, वहां पर आप ये अप्लाई कर पाओगे। यस विद्यांशु। देखो एक चीज मैंने देखी है, जीशान सलवर अंडरस्टैंड की बहुत सारे कोचिंग में प्रीलिम्स फेल वाले कोचिंग चला रहे हैं। तो जिनका खुद प्री नहीं निकला वो ये सब बात, हाँ, तो जिनका खुद प्री नहीं निकला वो ये सब बात जानते ही नहीं है ना इतना, तो वो बेचारे तो नहीं सेट कर पाते, वो लोग डायरेक्टली बुक नाम से देख नाम नहीं देते हैं। लेंगे, नाम नहीं हाँ, लेंगे, लेकिन यस दिस इज अ सैड फैक्ट। जिनका कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, वो लोग अगर आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाएंगे, क्यूरेट करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो क्या ही आपको क्वालिटी मिल पाएगी। सो अगेन, अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज, अफोर्डेबल प्रीलिम्स सॉल्यूशन आपके लिए हम लॉन्च करने वाले हैं, वहां पर आप ये अप्लाई कर पाओगे। और विद्यांशु आखिरी में आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं विद्यांशु। हम्म, हाँ। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 68, पर्शियन गल्फ ऑयल, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम रेड सी टू मेडिटेरेनियन। सो इफ यू नो द मैप, एंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि, तो वहां पे इफ यू सी द मैप कि अगर आपको रेड सी से मेडिटेरेनियन जाना है तो इट विल हैव टू हैपन थ्रू, मतलब इफ यू हैव टू गो फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू यूरोप, तो वहां पे वो रेड सी मेडिटेरेनियन सी आएगा, ठीक है। एंड इट वाज सो मच इन यूज्ड टू हूथी अटैक, ठीक है। तो दोनों इंटरलिंक, तो बाकी जानने की जरूरत नहीं थी कि ये सुमेध पाइपलाइन क्या है, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, बस इंटरलिंक पता था। और यूपीएससी इज डज नॉट इवन वांट टू नो अबाउट सुमेध पाइपलाइन क्या है, किसी ने नहीं सुना। यूपीएससी बस आपसे वो बेसिक समझना चाह रहा था कि हैव यू डन द मैप, कैन यू कोरिलेट कि ठीक है अगर आप पर्शियन गल्फ से यूरोप जाते हो तो वो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी से ही होगा। सो दिस वाज वेरी सिंपल। लेट मी पुट अ फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव। अगर मैं एक नया नया स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो यहाँ पर यू हैव यूज इम्प्लाइड नॉलेज। ठीक है, आप बोल रहे हो कि रेड सी होगा ही अगर पर्शियन गल्फ से आप जा रहे हो, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक इफ यू आर न्यू, और आप सिर्फ नॉलेज आप अक्यूमुलेट करना आपने शुरू ही किया है, राइट। सो दिस रिस्क एपेटाइट एंड दिस एबिलिटी टू गो बियॉन्ड योर natural instinct to not attempt something that you don't know, what would you say on this?
वही है सर कि मतलब ऑब्जर्व करते करते समझ में बातें आ गई कि कैसे होता है, सो उतना रिस्क ले लेता हूँ कि ठीक है 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। हाँ, और आखिर में ये समझ में आया कि अगर ये रिस्क नहीं लोगे तो फिर अटेम्प्ट बहुत कम कर जाओगे तुम, हाँ 60-70 अटेम्प्ट करके वैसे भी क्लियर नहीं होने वाले। राइट। क्या? Again, question number 72 में only thing I want to say is कि we have observed in previous year question कि every year there is a question from this British Act, some Council Act, some Government of India Act 1935, Government of India Act 1919, some Charter Act, वो हर साल एक क्वेश्चन तो पूछते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज अ रिपीट, वेरी मच एक्सपेक्टेड कि उस टाइम के एक्ट्स आएगा, उसको ढंग से रिवाइज करके जाना है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, सो यू कैनॉट बॉदर टू हैव दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, इनको पढ़ के चले जाना, बहुत सिंपल है। दैट इज गिवन इन बोथ स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत, पूरा इंडेक्स बना के उन्होंने दिया, सो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 74 वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, सो नो नीड टू वरी, ये सब किसी को नहीं आते हैं। दीज थिंग्स डोंट डिसाइड कंपटीशन, ये किसी को नहीं आते, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है कि जहाँ पे वही जो मैंने बताया कि मैंने पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करके डिकोड किया, वो मैं सॉल्व कर लूंगा, आप नहीं कर पाओगे तो आप हार जाओगे। और स्कोप कितना है प्री में, 100 में से किसी एक बच्चे का निकलना है, तो मैंने कर लिया तो फिर अगले 99 बच्चे का फिर से कट गया। सो वो सारे क्वेश्चन करने, ये सब आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी कभी नहीं सुना था। और इनकी चिंता मत करना कि किसी नए नोट्स आ गए, ये किसी बुक में था कहीं, ये एल भशम 1000 पेज की बुक है, कल को किसी ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन एल भशम से आया था, 1000 पेज की बुक लेके आप बैठ गए कि यार ये क्वेश्चन तो वहां से आया था। मेरे तो एंशिएंट मिडिवल के 100 पेज के नोट्स थे, मेरे को आज तक याद नहीं हुए, जबकि 50 बार पढ़ लिया। तो सोर्सेज को लिमिट रखना है, जो मैं बता रहा था। Question number 75 is about UNESCO World Heritage Site. So this question has already been asked multiple times in वो previous year question, UNESCO World Heritage Site. So from there you should know कि वो World Heritage Site जो है important हो जाता है। और यहाँ पे क्या था ना कि the question is about कि which of the above are included in 2023। देखो यूपीएससी ने कितना बढ़िया बनाया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऊपर लिख दिया यूनेस्को का, कोई देख के खुश हो जाएगा, चारों टिक मार दिया, बट नीचे ट्रिक लिखा हुआ था ना कि 2023 में कौन सा इंक्लूडेड है, वो करना है। सो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एंड बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सो देर आई न्यू कि ठीक है, ये रानी की वाव और महाबोधि टेम्पल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, तो आगे कि अब 2023 में तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। शांति निकेतन भी पढ़ा था, होयसाला भी पढ़ा था, वो थीम था तो आ गया। ठीक है, ठीक है। सो थीम्स आर बीइंग रिपीटेड, मैं यही बात बोल रहा था कि थीम्स रिपीट हो जाता है। हम्म, और ये तो ठीक है, 77 इज इजी। फॉरवर्ड है। 78 बताता हूँ। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, 78 वाला इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको पता नहीं था, बट यू फाउंड इट रीजनेबल बिकॉज आर्टिकल 110 के बारे में आपको डेफिनेटली पता हाँ था। हाँ हाँ राइट। सो yeah, so whenever you read Lakshmikant na, this thing is very well known कि article 110 is about money bill. So हम्म, now the question is कि article 109 is also about money bill special procedure. This people did not know, तो मैंने फिर वहां पे ऐसा दिमाग लगाया, but I have mentioned in blue color in the bottom कि like article 52 is about president, so 54 is about manner of his election, 56 is about his term in the office। ठीक है, तो कैसे मतलब सिमिलर आर्टिकल्स आगे पीछे के सेम ही पर्सन सेम ही टॉपिक से डील करते हैं। तो मेरे को वही लगा कि अगर 110 इफ इट डिफाइंस मनी बिल, तो 109 होगा स्पेशल प्रोसीजर बताता होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ट्रिक क्वेश्चन नंबर 1 ही था, बाकी 2 3 4 वाज वेल नोन टू एनीबॉडी हु हैज रेड पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर otherwise 1 ही it is simple very था। difficult, almost impossible to have this level of hold over all 395 articles of the constitution. हम्म। Yeah. Again, Drishti is saying wow. Yes, yes, there is a wow factor in this guys, और पेपर इसी तरह से सेट हो रहे हैं और आगे भी होने की शक्यता है। सो इम्प्लाइड नॉलेज और रिस्क टेकिंग इज द वे फॉरवर्ड। यस विद्यांशु। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 80, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स। अब हमने बस इतना ही पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट में एक वो काउंसिल है अंडर 1971 एक्ट, इसके बियॉन्ड इवन आई डिड नॉट नो। ठीक है, बट एग्जाम में मैंने क्या दिमाग लगाया, इफ यू रीड स्टेटमेंट नंबर 3, तो क्या लिखा है कि 3 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मेरे को लगा कि यार नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट एक्ट से एक बॉडी बन रही है, उसके लिए प्रेसिडेंट। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड कि आई हैव नेवर हर्ड कि प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, सो वहां मैंने पढ़ा था कि इंटर स्टेट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर विल नॉमिनेट। ठीक है, इवन इन लोकपाल प्रेसिडेंट डज नॉट नॉमिनेट, वहां भी प्राइम मिनिस्टर का ही सर्च काउंसिल वगैरह होता है। सो आई वाज लाइक कि जब लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां भी प्रेसिडेंट नहीं आते, इंटर स्टेट काउंसिल जो कि एक पैरेलल बॉडी है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहां प्राइम मिनिस्टर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो कि एक्ट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो प्रेसिडेंट के पास टाइम ही नहीं है, तो एक्ट एक्ट के थ्रू स्टैच्यूरी बॉडी बॉडी में क्यों प्रेसिडेंट आएंगे।
ठीक है, तो यहाँ से मैंने काट दिया और मेरा पैरेलल वही था कि इंटर स्टेट काउंसिल में भी पीएम इज द वन हु इज नॉमिनेटिंग। Definitely. एंड Good use सी of द मोमेंट, pre-existing and implied knowledge. हाँ, एंड द मोमेंट यू एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 3 तो वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है सी। Yeah. यूपीएससी जस्ट वांटेड यू टू अप्लाई योर ब्रेन, कि आप दिमाग लगाओ, 3 को हटाओ, डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज ये चीज कहीं नहीं मेंशन है। Yes. The way you had said in the previous interaction as well. Prelims is all about brainstorming, हाँ। right? That's exactly we can see how you have done that brainstorming in the real exam. हम्म। Yeah. और देखो स्टेटमेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 82, सिंडिकेट लेंडिंग, अगेन मैंने कभी नाम नहीं सुना, बट वही है कि एक मुझे तो मेरे मेरे को तो ऐसे ही में मजा आता है कि एग्जाम में मैं दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। तो सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या, सिंडिकेट क्या होता है, व्हाट डू वी थिंक, वन पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर, अदर पर्सन इज कनेक्टेड टू द अदर, और सब मिलके कुछ करते हैं, दिस इज सिंडिकेट ना। Hmm. 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 हम बोलते हैं क्रिमिनल सिंडिकेट वगैरह उस टाइप का, कि सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, तो सेम है। इसी तरीके का एक नेक्सस होता है। हाँ, सो वही हम वर्ड का दिमाग लगा रहे हैं कि जैसे क्रिमिनल का सिंडिकेट है वो वहां पे, यहाँ भी है सिंडिकेट लेंडिंग, तो क्या इट इज अक्रॉस मल्टीपल लेंडर, और एक का रिस्क है तो वो मल्टीपल जगह पे स्प्रेड हो गया, ठीक है। सो वहां से मैंने पैरेलल ड्रॉ किया। एंड सेकंड थिंग दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पे, कि अगर एक स्टेटमेंट है फिर कॉमा लगाया बट लगाया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, या अगर कॉमा बट ना भी हो तो आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है कि दो स्टेटमेंट को जोड़ दे। यू सी सेकंड स्टेटमेंट कि सिंडिकेट लोन कैन बी a fixed amount of a SIP fund but cannot be of a credit line, देखो कॉमा लगाया बट लगाया और फिर सेकंड पार्ट पार्ट भी जोड़ दिया। तो एग्जामिनर ने कहीं पे पढ़ा होगा किसी बुक में, द हिंदू में, कि सिंडिकेटेड लेंडिंग में होता है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, क्रेडिट लाइन भी होता है, तो उसने नॉट कैनॉट बी अ क्रेडिट लाइन ये बना करके उसने जोड़ दिया, क्योंकि उसने पढ़ा होगा कि फिक्स अमाउंट भी होता है, लमसम भी होता है, क्रेडिट लाइन भी होता है, उसको सारी बातें पता होंगी, तो उसको एक रॉन्ग बनाना था, तो उसने कैनॉट बी अ क्रेडिट लाइन करके जोड़ दिया नेक्स्ट। तो ये देख के ही मैं सस्पिशियस हो जाता हूँ, ठीक है। पर अदरवाइज भी सोचो ना, अगर मैं लोन दे रहा हूँ, अगर मैं एक फिक्स अमाउंट का लोन दे रहा हूँ, या अगर एक मैं लमसम का दे रहा हूँ, तो मैं क्रेडिट लाइन का लोन क्यों नहीं दे सकता। क्रेडिट लाइन यू वुड हैव रेड इन इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया गिव्स क्रेडिट लाइन टू अदर कंट्रीज। Yeah. क्रेडिट लाइन में क्या होता है कि आप बस क्रेडिट दे दो कि whenever you need this money you can take it from us, this fund is available for you, अभी हम तुरंत नहीं दे रहे हैं, जब भी आपको जरूरत होगी ले लेना, इसको क्रेडिट लाइन बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 जैसे देखो, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई इन बैलेंस शीट, और बात हो रही है डिजिटल रुपी की। लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पीवाईक्यू एज वेल, कि आरबीआई की लाइबिलिटी क्या होती है। वहां से आपको अच्छे से पता होता है कि आरबीआई की एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इफ यू हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इट अपीयर्स एज अ सॉवरेन करेंसी, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल, सो लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि whenever there is a positive feature of something so it is likely to be correct। और क्वेश्चन नंबर 84 वाज डिफिकल्ट, नो नीड टू बॉदर अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो था, ये चंद्रकेतुआगढ़ एंड इनाम गांव, ये दोनों पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो वहां से मेरे को दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए मेरे। एक मुझे पता था कि एक सही है एक गलत है, वन मुझे पता था कि चंद्रकेतुआगढ़ जो है वो क्या बोलते हैं उड़ीसा और वो ट्रेडिंग पोर्ट वाला, ये गलत है, वन मैंने डायरेक्टली काट दिया, सो ए एंड डी आर एलिमिनेटेड। टू आई न्यू की इनाम इनाम गांव तो महाराष्ट्र के साइड में है, चालकुलिथिक है, ये पीवाईक्यू में ये आ चुका है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 22 21 के टाइम का। अब इतने सारे प्रीलिम्स दे दिए, एग्जैक्टली याद नहीं आता है, बट वो है। तो टू मुझे पता था, सो वन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए और डी चले गए। टू मुझे इनाम गांव पता है तो बी डायरेक्ट आंसर आ गया, थ्री और फोर जानने की भी जरूरत नहीं थी। सो सी हाउ पी वाई क्यू इज हेल्पिंग यू, बाकी लोगों से अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, मेरे को आता तो मैंने कर दिया डायरेक्टली वहां से, ठीक है। और यहाँ देखो एक बात और, कि देखो चार स्टेटमेंट दिए हैं और सारे पेयर में दो दो ही सही है, सो वही मैं आपको बोल रहा था कि जहां चार सही होते हैं मोस्टली दो या तीन सही होते हैं, यही मैंने पीवाईक्यू से सीखा था, और ऐसे ही आपको भी सीखना है कि जहां चार है वहां दो या तीन सही होता है। इफ यू सी बगल वाला क्वेश्चन नंबर 83, चार स्टेटमेंट है, डी इज आंसर, जहां पे थ्री है, तभी मैं आपको बोल रहा था कि ऑल करेक्ट नहीं होता है, नन करेक्ट भी नहीं होता है, तो आप बड़े खुशी खुशी ऑल करेक्ट नन करेक्ट को हटा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन इज अबाउट साइंस एंड टेक या मैथ वाला, ठीक है। यही सब मैंने सीखा, और एग्जाम में यही एक एक चीज बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 86 में ना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अशोका, कृष्णदेव राय, विजयनगर, दीज आर फेवरेट्स ऑफ यूपीएससी। सिमिलरली अदर वर्ड्स, ये तो हिस्ट्री में हो गया, अशोका, विजयनगर, कृष्णदेव राय। इन अदर कंटेक्स्ट ये बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये सब यूपीएससी के फेवरेट है, तो सो द मोमेंट यू सी दीज वर्ड्स दे आर लाइकली टू बी करेक्ट। तो यहाँ मैं कृष्णदेव राय देखा और मैं देखते ही खुश हो गया कि यार फिर से पूछ लिया, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये यूपीएससी का फेवरेट है अशोका जी और विजयनगर, कृष्णदेव राय, तो ये पी वाई क्यों में आप सीखोगे, बहुत होता है।
87 में भी सेम रैयतवाड़ी परमानेंट कितनी बार पूछा है, 2017 में पूछा था, 19 में पूछा था, उसके बाद भी पूछा था। तो रैयत आपको ये समझ में आनी चाहिए कि रैयतवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और उसके बारे में फिर सारी बातें होनी चाहिए आपको पता। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो सेम क्वेश्चन नहीं आया बट सेम थीम रिपीट हो गई, कि पहले भी रैयतवाड़ी परमानेंट जमींदारी ये सब पूछा। परमानेंट सेटलमेंट इज नथिंग बट जमींदारी सिस्टम, तो उन्होंने पास्ट में भी पूछा था। 2017 में पूछा था कि जमींदारी कौन लेकर आए थे, बाद में कभी पूछा कि जमींदारी का फीचर क्या था, अब कुछ और पूछ लिया, ठीक है। सो वी शुड बी नोइंग दोस थिंग्स। 88 इज इंटरेस्टिंग। 88 में देखो, मेरे को ये नहीं पता था, बट क्वेश्चन इसकी देयर इज नो पैरेबल्स इन उपनिषद। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज पैरेबल्स, ठीक है। पर वही दिस इज बात है ना वेरी कि इंटरेस्टिंग। हाँ, या बट वही बात है ना कि मैं जानता हूँ कि एग्जाम हॉल में मुझे दिमाग लगाना है। यूपीएससी चाहती, मेरे से चाहती भी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो। देखो अभी मैं एज अ ट्रेनी एसडीएम हूँ, इतने तरह के इश्यूज आते हैं कि सर मेरा ये करा दो, सर मेरा वो करा दो। मुझे क्या पता होगा यार, 4 महीने पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, 4 महीने पहले मैंने सर्विस ज्वाइन किया है। तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या रूल है नहीं है। मतलब मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मैं जनवरी से जून तक मेरी एसडीएम की पोस्टिंग थी। तो यार दिसंबर में मेरे को सर्विस अलॉटमेंट हुआ, जनवरी में मेरे को ट्रेनी एसडीएम बना दिया। पिछले महीने तो मैं आया हूँ, लोग नए नए प्रॉब्लम लेकर आ जाए, तो मुझे कैसे सारी रूल पता होंगी, सब क्या होगा। तो आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है। यूपीएससी, दिस इज व्हाट यूपीएससी वांट्स की लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे आप दिमाग कैसे लगाते हो, ठीक है। तो मैं कभी माइंड नहीं करता कि मेरे को आता है कि नहीं, मैं हमेशा फिर क्वेश्चन को दिमाग लगाता हूँ। सो देखो देर इज नो पैरेबल्स इन उपनिषद। तो देखो यार, हमने वो पढ़ा था कि वेदास हैव 4 पार्ट, ठीक है। वो उपनिषद हो गया, उसके बाद ब्राह्मणास हो गया, अरण्यक्या हो गया। ईच वेद हैज दीज पार्ट, ईच वेद हैज अ उपनिषद, अरण्यक्या, ब्राह्मणास एंड संहितास। अब 4 तो हमारे वेद है, हर वेद के बहुत सारे ब्राह्मणास होंगे, अरण्यक्यास होंगे, उपनिषद होंगे, और अलग अलग टाइम पीरियड पे बने होंगे। किसी अलग स्कूल ऑफ थॉट ने उसको अलग टाइप से इंटरप्रेट किया होगा, किसी अलग थिंकर ने अलग टाइप से इंटरप्रेट किया होगा। हाउ कैन यू से कि किसी में भी कोई भी पैरेबल्स नहीं है, ठीक है। मुझे तो पैरेबल्स का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है, पर मैंने वही बोला कि इतने सारे वेदों में कहीं भी पैरेबल्स नहीं होंगे। हाउ कैन यू से दैट विथ 100% कॉन्फिडेंस। शायद किसी में हो पैरेबल्स, ठीक है। ऑल्दो एग्जाम में आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हो, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने हिंदी ट्रांसलेशन देखा था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। बट अदरवाइज भी आप सोचो ना, तो हो सकता है। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसलिए मैंने इसको काट दिया। और सेकंड पार्ट की वेदा उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो यू विल लर्न कि देखो अभी मैंने क्या बताया कि वेदास का पार्ट थे उपनिषद, उपनिषद ब्रह्मणास अरण्यकास, दे वर पार्ट ऑफ वेदास। तो उपनिषद वेदास के पार्ट साथ ही बने, सो दे आर फ्रॉम वैदिक टाइम। और पुराण का आप पढ़ोगे ना, गुप्ता पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। तो गुप्ता पीरियड में ही ये जितने भी विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, दे वर कंपोज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो कहाँ हमारा वैदिक पीरियड आ गया, और कहाँ गुप्ता पीरियड तो बहुत बाद में था। सो वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि उपनिषद पहले क्रिएट हो गया, पुराना बाद में हुए। सो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नहीं आते हुए भी फिर ऐसे इसको रिलेट कर लिया मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 सेम, इंटेंजिबल कल्चर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को। सो लाइक आई सेड कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनका कल्चरल हेरिटेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पीवाईक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी उन्होंने पूछा था 15-16 के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 91 तो थोड़ा सा मतलब ऐसे हमने पढ़ा था, इफ यू हैव रेड की फिर से क्या बोलते हैं अमेंडमेंट, फिर से सेंसस को, और सेंसस के बेसिस पे जो वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इसको हमने फ्रीज कर दिया था, सो दैट सदर्न स्टेट्स हैव डन वेल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। वो हो सके तो आपने पढ़ा होगा ये लक्ष्मीकांत में कि पहले 1974 में फ्रीज हुआ, उसके बाद फिर सेकंड अमेंडमेंट हुआ, तो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। अभी ये जो रिसेंटली नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया, सो देयर वाज अ क्लॉज कि ये तब एप्लीकेबल होगा जब फिर से सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन होगी। सो वहां से वो न्यूज में आया। सो 2 बार अमेंडमेंट हो गया उसमें, कि पहले 74 में फ्रीज कर दिया और फिर 2026 तक फ्रीज कर दिया, और 2 पहले हुए थे 51, 61। तो वही 4 ऑप्शन है। एज सच मेरे को भी डायरेक्टली गिनती नहीं पता थी कितने बार है, पर फिर मैंने अपनी नॉलेज लगाई कि यार मैंने पढ़ा है कि एक बार 74 में फ्रीज हुआ था, फिर दूसरी बार 2026 तक फ्रीज हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद तो चलो 2 बार हुआ होगा। 47 में भी बिकेम इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, 1951, 61 में 2 बार। Question number 93 में the only thing I would like to say कि UPSC has been asking questions from post independence in 2018-19 also they have been asking question from post independence. So because I have appeared for means, तो मेरा post independence prepared था। From here I knew कि 1 is correct and 2 is wrong, तो 2 ऑप्शन eliminate होगा और post independence आता था। और यहाँ भी देखो 4 हैं, 2 है, तो वही मैं बता रहा था कि whenever you have 4 statement तो mostly 2 और 3 are correct, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में ओनली थिंग आई विल से इसकी अभी तक वी हैव बीन मेमोराइजिंग आर्टिकल, नाउ यूपीएससी इज गिविंग यू अ हिंट कि पार्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट।
वो जितने भी आर्टिकल है दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम पार्ट्स इग्नोर कर रहे थे, बट नाउ पार्ट हैज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है। और लाइक क्वेश्चन नंबर 97। सो यहाँ पे लाइक आई वाज टेलिंग यू बिफोर कि यूपीएससी जस्ट वांट्स यू टू एलिमिनेट वन ऑप्शन और फिर डायरेक्टली आंसर आ जाता है। हियर द क्वेश्चन इज अबाउट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। So the one of the main feature of chief of defense staff is that he is an advisor, he is head of the committee, but he does not have any authority above any service. वो किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुम वहां अटैक करो, तुम वो करो। he is only an advisor। जो अथॉरिटी है ऑर्डर देने की, दैट इज विद देयर कमांडर, जो भी लेफ्ट कर्नल होंगे, लेफ्टिनेंट होंगे, और जो आर्मी के चीफ हैं, जो एयरफोर्स के चीफ है, उनके पास अथॉरिटी है। सो सीडीएस इज नॉट अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी। दैट इज द मेन फीचर ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वो किसी की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे। ही इज समवन हु यूनिफाइज, हु इज एन एडवाइजर। सो द स्टेटमेंट इज कि ही एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। दिस इज नॉट करेक्ट, और यही इसका सबसे मेन फीचर था उनका। सो द मोमेंट यू क्रॉस आउट दिस स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आपका डी आ जाता है। ठीक है। और 99 वाज अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन। मुझे ये आता था, ये थोड़ा फैक्चुअल था, बट इट इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको मैप आनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 मैं बताता हूँ। अगेन मेरे को ये नहीं आता था, बट आई गॉट इट करेक्ट। सो ये एथिक्स कमिटी इन लोकसभा का क्वेश्चन है। सो दिस केम इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस महुआ मोइत्रा, शी वाज एक्सपेल्ड लास्ट टाइम, तो वहां से वो न्यूज में आया। सो वट इट इज सेइंग कि इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी। तो क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली में ये एडहॉक था या टेम्पोररी था, तो इट इज रीजनेबल कि ठीक है इनिशियली टेम्पोररी होगा, बाद में परमानेंट बना दिया। सो अगेन आई डिड नॉट नो, बट आई फाउंड दिस स्टेटमेंट टू बी वेरी रीजनेबल। If you go to statement number 3, it cannot take up a matter which is sub judice, like which is considered by judiciary। तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर सिंपल है ना, कि कोई मैटर कोर्ट में होती है तो फिर एग्जीक्यूटिव नहीं एक्ट कर सकता, कोई मैटर पार्लियामेंट में तो फिर वहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, जो पार्लियामेंट का फेयर होता है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करती है। सो तो दिस इज सिंपल सेपरेशन ऑफ पावर, कि अगर कोई चीज जुडिशरी में है तो कमिटी नहीं देखेगी। वेरी रीजनेबल। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटेड टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये थोड़ा लिमिटेड स्कोप हो गया ना, कि अब लोकसभा का मेंबर है, अब वो कल को मान लो कोई भी करता है, कोई करप्शन करता है, मान लो उसने ऑफिस में कोई करप्शन किया, तो वाई कैन नॉट द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्लेन। ठीक है। कोई राज्यसभा का मेंबर क्यों नहीं कंप्लेन कर सकता? आप इतना लिमिट क्यों कर रहे हो कि सिर्फ लोकसभा का मेंबर करेगा? सो दिस इज व्हाट आई हैव सेड, कि जहां भी नैरो स्कोप हो, whenever there is a narrow scope, that is statement is likely to be wrong। See, they इनको statement number 2 they have made the scope very narrow, कि सिर्फ लोकसभा का मेंबर करेगा। लेट्स से प्रेसिडेंट क्यों नहीं कंप्लेन कर सकता, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकता कि बीइंग एन एमपी ही हैज डन इलेक्टोरल मिसकंडक्ट? फिर आप इग्नोर कर दोगे क्या? कल को अगर इलेक्शन कमीशन बोल देता है कि बीइंग एन एमपी ही हैज डन सो मेनी रॉन्ग थिंग्स, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, इसका तो कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है एथिक्स कमेटी पे, तो लिमिटेड स्कोप क्यों करना है? सो दैट इज व्हाई आई मार्क्ड इट रॉन्ग। सो that sums up our paper। Awesome, awesome, awesome. Again, नाम तो नहीं लूंगा, but again, our old friends from the UPSC coaching industry, they did not want Vidyanshu to conduct this session for us. But Vidyanshu, being a very ethical person, an upright officer, he had given this word to me that he'll be conducting this session, and he went ahead with the session. So that this could be helpful to you guys. And yes, he is here. He has conducted this session for like more than 2 hours. 2 घंटा 20 मिनट already हो चुके हैं. So for that, even again, I would thank Vidyanshu for being upright and not being bogged down or bullied by those pressures. And certainly the session has been very helpful. I can see this on students' faces. I can see it through the chats that students have been sharing. Yes. हाँ सर, वो मैं एंशिएंट मिडिएवल के नोट्स भी आपको भेज दूंगा, वो आप ग्रुप पे Sure, शेयर sure, कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ, वो sure, कॉल sure. आती है, जब एक बार सर्विस में आने के बाद बहुत चीजें हो जाती है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। Certainly, बहुत certainly, मुश्किल से सबको बोल के 2 घंटे का टाइम दिया था। ठीक certainly, है। और वो certainly. हाँ, वो दरभंगा वाला उसको बता दीजिएगा, मेरे भी एंसेस्ट्रल रूट्स दरभंगा में ही है। और अभी जैसे मैं दीपावली में जा रहा हूँ, तो दरभंगा के ही लोग मुझे बुला रहे थे, और वहाँ के मतलब 3-4 स्कूल में मेरा वो फेलिसिटेशन और प्रोग्राम है वहाँ पे, तो उधर ही जा रहा हूँ। Sure, sure, sure. So on this note, Uru, uh, आप बोल रहे हो थैंक यू सर, प्लीज स्टार्ट द प्रीलिम्स सेशन फॉर 2025। हाँ, इसके लिए अलग से हम सेशन रखेंगे। फाइन गाइज, थैंक्स फॉर द लव, थैंक्स फॉर द ट्रस्ट, थैंक्स फॉर योर अफेक्शन, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। दीपावली में वो बंदा भी दीपावली में दरभंगा जा रहा है, ठीक है? फाइन फाइन गाइज, दिवाली आप सबकी अच्छी हो। ऑन दिस नोट, बाय गाइज, चलो, गुड नाइट एंड थैंक यू।